मेरे शरीर के अंदर है वो ही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। तो दैट मीन्स अगर मेरा शरीर 5 तत्वों से बना है तो पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है। तो ना तो हमने जिस एनवायरमेंट में रहते हैं उसके 5 तत्व बैलेंस किए हुए, और ना ही हमने अपने 5 तत्व बैलेंस किए। तो वैसा हार्मोनी आ ही नहीं सकती। पैसा कमा लोगे, बहुत बढ़िया कमा लोगे, अच्छी नौकरी कर लोगे, गाड़ियां खड़ी कर लोगे, लेकिन पीस ऑफ माइंड कहां से लाओगे? वो जो पीस ऑफ माइंड है, वो जो आनंद है, वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। अगर ऐसा होता तो सारे अमीर आज खुश होते। सबसे ज्यादा दुखी वही है, क्योंकि एनवायरमेंट से सबसे ज्यादा दूर वही है। आप और मैं तो फिर भी पैदल चल लेते हैं, बिना एसी के रह लेते हैं, लेकिन वो नहीं रह पाते। तो जब तक आपके 5 तत्व बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आपका अन्नमय शरीर ठीक नहीं होगा। इसके बाद आता है आपका प्राणमय शरीर। प्राणमय शरीर क्या है? आपके प्राण, प्राण ऊर्जा जिसे बोलते हैं। वो किस पर बेस्ड है? वो आपकी जो 7 एनर्जी सेंटर हैं, जो हीलिंग वाले होंगे वो मेरी बात को जल्द अच्छे से कैच कर पाएंगे। जो आपकी जो बॉडी है, ये कहीं ना कहीं से तो एनर्जी ले रही है, या कुछ आपके सेंटर हैं, आपका दिमाग चल रहा है, आपकी आईज चल रही है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा माइंड काम कर रहा है, मेरी जुबान चल रही है, तो कहीं से तो ये गवर्न हो रहे हैं। तो हर ऑर्गन किसी ना किसी, जो 7 एनर्जी सेंटर होते हैं हमारे, रूट चक्रा से लेकर और अपना क्राउन चक्रा तक, इनसे एनर्जी ले रहे हैं। और ये 7 सेंटर जो है, ये कहां से एनर्जी ले रहे हैं? ये नेचर से एनर्जी ले रहे हैं, ये सन से एनर्जी ले रहे हैं। तो जब तक आपका अन्नमय शरीर ठीक नहीं होगा, दैट मीन जब तक आपके 5 तत्व बैलेंस नहीं होंगे। उसके बाद आपका आता है, जब तक आपके 7 एनर्जी सेंटर ये सीक्वेंस में नहीं होंगे, ये अलाइन नहीं होंगे, तब तक आप स्पिरिचुअल की राह पर पकड़ ही नहीं सकते। जो कहते हैं ना, मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैं भगवान मिल गए, मिल ही नहीं सकते। क्योंकि जरिया यही है, सबसे पहले 5 तत्व बैलेंस होंगे, उसके नेक्स्ट स्टेप है आपके 7 एनर्जी सेंटर बैलेंस होंगे, उसके बाद आता है आपका मनोमय शरीर, माइंड बॉडी जिसे बोलते हैं। दिमाग की भी एक बॉडी होती है, माइंड बॉडी। इसके बाद जब आप ये दोनों को पार कर लेते हैं, तब माइंड बॉडी काम करना शुरू करती है आपका। तब आपका मन, आपका माइंड उस ईश्वर से कनेक्ट होता है। अगर जब तक ये दोनों चीज बैलेंस नहीं होंगी, सेंटर और 5 तत्व, तब तक आप उस माइंड बॉडी में एंटर ही नहीं कर सकते। और जब माइंड बॉडी में पहुंच जाते हैं, तब आपका विज्ञान में शरीर तब जागृत होता है। तब आपको इंट्यूशन होती है कि क्या होने वाला, आपको आभास होता है, आपकी इंट्यूटिव पावर इतनी बढ़ जाती है उस वक्त में कि आगे क्या होने वाला, कुंडली देखने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति सामने खड़ा हुआ और आपने बताना शुरू किया। तो जो ऋषि मुनिया, कभी देखा क्या कुंडली देखते हुए किसी? आप गए और आपके बारे में बता दिया कि भाई साहब ये परेशानी है, और बोल दिया ये कर लेना, ठीक हो जाएगा। इंट्यूशन पावर, वो उस विज्ञान में कोष तक जा चुके हैं। उस विज्ञान में कोष के बाद आता है आनंदमय कोष, जिस आनंद की हर व्यक्ति को तलाश है। तो आप समझिए जर्नी कहां पर पहुंचना है हर बंदे को? आनंदमय कोष में। आनंद चाहिए हमें, जो पैसे से नहीं आएगा। उसकी पहली सीढ़ी क्या है? 5 तत्व। और 5 तत्व का मतलब है वास्तु। तो देखिए कहां से कहां तक ले गया। मैंने सोचा है, हो सकता है आपको ज्ञान, कुछ लोगों को ज्ञान होगा ऐसा, लेकिन काफी लोगों को ये कनेक्ट नहीं होगा। मतलब सोचा नहीं होगा इस एंगल से कि मुझे चाहिए क्या, वास्तु करना क्यों है। अब समझ में आया कि वास्तु करना क्यों, इसलिए वास्तु करना होता। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि जो हमारा वास्तु शुरू होता है और जो दुनिया का वास्तु शुरू होता है, दुनिया का वास्तु वहां से शुरू होता है। जैसे कुछ लोगों को हो सकता है मिसकंसेप्शन हो या मिस गाइड लोग हुए पड़े हो कुछ, कि जी वास्तु तब शुरू होता है जब हमने मकान बना लिया कोई, जब हम शिफ्ट हो गए या होने वाले हैं। उसके बाद वास्तु वाले को बुलाते हैं कि भाई देखो मकान बन गया हमारा, हम शिफ्ट हो गए हैं, अब बता कहां पर सोफा कहां रखना है, और बेड कहां रखना है, ये टेबल लैंप कहां रखना है, ये सीनरी कहां टांगनी है, कलर कौन सा करना है। तो जो आप वास्तु इस तरह का वास्तु करते हैं, वो सिर्फ 10% वास्तु है। हमारा वास्तु वहां से शुरू होता है जब आपके दिमाग में मकान बनाने का आया कि मुझे एक मकान बनाना है। हमारा वास्तु वहां से शुरू हो चुका। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपके मन में आया कि मुझे मकान बनाना रहने के लिए, हमारा वास्तु वहां से शुरू हो जाता है। दैट मीन्स हम आपको बताएंगे कि आपको दिल्ली सूट करती है नहीं करती। दिल्ली के अंदर अगर आप रोहिणी में रहना चाहते हैं तो रोहिणी आपको सूट करता है नहीं करता।
रोहिणी के अंदर अगर पंचशील अपार्टमेंट में आप रहना चाहते हैं तो पंचशील अपार्टमेंट आपको सूट करता है नहीं करता। जिस तरह से व्यक्ति की महादशा, अंतर, प्रत्यंतर, प्राण और सूक्ष्म दशा 5 लेवल की दशाएं होती हैं, इसी तरह से हम 5 लेवल पर ये देखते हैं, सोसाइटी, सिटी या मोहल्ला, उसके बाद सिटी, उसके बाद इंडिया, कि भाई साहब 5 लेवल में से कितने आपके कंपैटिबल हैं, आपको सुख मिलेगा नहीं मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए आपको रोहिणी सूट कर रहा है, रोहिणी में पंचशील अपार्टमेंट भी आपको सूट कर दिया, हमने कहा चलो ठीक है यहाँ लो। उस पंचशील अपार्टमेंट में अगर 5-7 ब्लॉक हैं, कि एक बिल्डिंग नॉर्थ में खड़ी है, एक वेस्ट में खड़ी है, एक साउथ में खड़ी है, एक ईस्ट में खड़ी है, अब इनमें से कौन सी डायरेक्शन में मैं पकड़ूं, तो ये हम बताएंगे आपको कि कौन सी डायरेक्शन आपके नाम के हिसाब से सूट करेंगे। तो वास्तु इतना इतना हल्का नहीं है वास्तु। और मैं तो कहता हूं कि ज्योतिष से ज्यादा मुश्किल है। क्यों है? वैसे तो ज्योतिष अपार है, वास्तु भी अपार है, कंपैरिजन नहीं किसी का, लेकिन एक नजरिया मेरा जो है, मैं अपना नजरिया बता रहा हूं, अपने नजरिए को जस्टिफाई कर रहा हूं कि जब कभी आप कुंडली देखते हैं तो क्या होता है उसके अंदर, कुंडली में आप किसी कुंडली को टच कर कर, कुंडली को स्मेल कर कर, कुंडली की आवाज से नहीं बता सकते कुंडली क्या कह रही है। कुंडली को देखकर ही, एनालाइज कर ही आप बताएंगे। लेकिन वास्तु, अगर आपने अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना है तो आपकी पांचों की पांचों सेंसेस डेवलप होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। क्योंकि कुछ जगह बेशक टूल आ गए हैं, स्कैनर आ गया है, बहुत साइंटिफिक हो सकता टूल भी आ गए हो, लेकिन वो टूल भी इंसान पर बेस्ड है। अगर आप ये ऐसा मानते हैं कि सिर्फ स्कैनर पकड़ने से वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे, तो भाई साहब अगर राह चलते को मैं स्कैनर पकड़ा दूं तो क्या वो भी कंसल्टेंट बन जाएगा? या जो डॉक्टर वो स्टेथोस्कोप लेकर घूमते हैं, दैट मींस जिसके गले में वो मिलता है, तो हम समझते हैं ना डॉक्टर व्हाइट कपड़ा पहन लिया और स्टेथोस्कोप जिसे वो चेक करता है हमारा धड़कन वगैरह। तो क्या मैं किसी को वो पहना दूं या थोड़ा सा नॉलेज दे दूं कि ये बीपी कैसे नापता है या हार्ट बीट आपने ऐसे नापनी है, और अपना जो भी बेसिक चीजें बता दूं, क्या वो डॉक्टर कहलाएगा? और कहलाएगा तो कैसा डॉक्टर बनेगा वो? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी को, कोई स्कैनर का काम करता हो तो सॉरी इसके लिए। मेरा मकसद किसी को, किसी भी विद्या को थोड़ा कम ज्यादा करने का नहीं है, मैं अपना व्यू रख रहा हूं। दैट मीन्स आपको जब तक नॉलेज नहीं होगी तो तब तक, स्कैनर भी इंसान ने बनाया है, स्कैनर भी आपके सबकॉन्शियस माइंड से चलता है, अपना काम है, उसमें कोई जादू नहीं है। तो जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, सबकॉन्शियस में वो डाटा नहीं होगा, या इस जर्नी का हो या किसी जर्नी का हो, तो तब तक कैसे वो काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है? तो कम से कम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा वास्तु वहां से शुरू होता है, बता दिया आपको। अब इसके बाद आता है, जिस तरह से हम जो सिखाते हैं कि आपको जिस घर में आप रह रहे हो, तो कुछ जो हम सारे लगभग मिडिल क्लास से हैं, यहाँ पर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम अपने जीवन में शायद एक ही बार मकान बना पाते हैं शायद। और एक, अगर आप ढंग से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना है, तो इतना पैसा एक ही बार जीवन में मकान बना पाएंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा इनकम है तो चलो वाला, लेकिन मोस्टली लोग जीवन में एक बार मकान बनाते हैं और वहीं पर रहकर वहीं पर ही अपना जर्नी पूरी कर जाते हैं इस लाइफ की, मोस्टली लोग। ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम शादी करते हैं 25-30 साल बाद, और अपने जो स्पाउस होता है उससे हम गुण मिलाते हैं 36 गुण, तो आपने कभी सोचा नहीं कि जिस घर में मैं रह रहा हूं, इससे मैंने कभी अपनी कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं मिलाई? कि अगर मैं 60 साल, 50 साल, 70 साल इस जगह पे रहूंगा, तो इसकी भी तो हो सकता है कुछ कंपैटिबिलिटी हो। और आपने देखा होगा कुछ लोग, मैं कुछ फैमिली को ऐसा जानता हूं मैंने, क्योंकि वास्तु जब आप करते हैं, कोई भी साइंस आप करते हैं, तो उसको डीपली आप एनालाइज करते हैं, हर वक्त देखते हैं, जो जिस फील्ड के आप हो। तो मैंने काफी नोटिस किया है, कुछ लोग बात करते हैं तो मैं पूछता हूँ क्या सा था, क्या क्या आपने किया, कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम यार जब तक उस घर में थे ना, बाइक आउट मजा आ गया, बच्चे एजुकेशन बढ़िया, मेरा बिजनेस बहुत फ्लोरिश कर रहा था, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन जब से इस मकान में आए हैं, तब से ही खराब हो गया। तो जब कभी भी आप समझिएगा लाइफ में क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल लॉस हुआ या फाइनेंशियल क्राइसिस आया, कुछ भी क्राइसिस आपके पूरी फैमिली के ऊपर आता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दशाएं खराब हो, खराब हो
कमाने वाले की, लेकिन बाकी तो ठीक होंगी, लेकिन सफर सारे करते हैं। कभी सोचा आपने? जब दशा किसी एक की खराब है तो उसी को इफेक्ट आना चाहिए ना, बाकी सबको क्यों आता है? लेकिन जब सबको इफेक्ट आ रहा है, बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे लेकिन नहीं पढ़ने, जब से यहाँ पर मकान में आया, मेरा फाइनेंस, मेरा बिजनेस ठप हो गया, मेरे को हेल्थ इश्यू आने शुरू हो गए, ठीक है, बच्चे बच्चे भी डिस्टर्ब होना शुरू हो गए, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो दैट मीन्स उस घर में शायद कुछ ऐसी चीज है, घर आपके कंफर्टेबल नहीं है, तो जिस भूमि पर आप मकान बनाकर रह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपके कंफर्टेबल नहीं है। सोचो ना यार, सोचने से होगा। अगर सिर्फ किताबी ज्ञान, किताबी बातें पढ़ोगे तो ज्योतिष या वास्तु नहीं आएगा। थोड़ा सोचो, कुछ तो कारण होगा। तो दैट मीन्स आपको यह भी पता होना चाहिए कि हम अपने घर के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे मिलाएं। हम सिखाएंगे कि घर का नक्षत्र कैसे निकलता है। आपको तो अपना नक्षत्र पता है, हम आपके घर का नक्षत्र बताएंगे कैसे निकलता है, और उस घर के नक्षत्र से आप अपना नक्षत्र काउंट कर लीजिए कैसा है, तो पता लग जाएगा। आप वहां रहकर सुखी रहेंगे या परेशान रहेंगे। इस तरह वहां रहकर आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी नहीं आएगी हम बता देंगे, और ये बहुत लंबी स्टडी की है हमने, और क्लासिकल वास्तु में भी लिखा हुआ है, सब पता लग जाता है, मोटा मोटा तो पता लगता है। और जब हमने 2011 में 12 में रिसर्च की थी, लाल बहादुर संस्कृत यूनिवर्सिटी से, कटारे साल से हमने वास्तु किया था उस वक्त में 2010-11 में, उससे पहले भी किया था, लेकिन प्रोफेशनल डिग्री मैंने वहीं से ली थी। तो वहां पर तो रिसर्च कराते हैं पूरी, तो हमने पूरा डाटा उठाया, सब कुछ जो चीजें क्लासिकल में लिखी गई थी लगाए, तो मोस्टली लगती हैं, और इसकी कोई रेमेडी नहीं है, समझ लीजिएगा बात को। अगर आपको भूमि सूट नहीं कर रही, क्योंकि आप समझिए जिस जगह पर आप रहने जाते हैं, या तो जगह आपकी ऋणी होती है या आप जगह के ऋणी होते हैं। तो अगर आप जगह के ऋणी हैं, जब तक आप उस जगह पर रहेंगे तब तक आपको प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी, तब तक तरक्की नहीं मिलेगी। इसलिए आपको सुना होगा, लोग कहते हैं जब तक वहां था बहुत बढ़िया था, या कुछ लोग कहते हैं यहां से जैसे मैं इस मकान से शिफ्ट हुआ हूं, इस जगह से शिफ्ट हुआ हूं, वहां जाके मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, तरक्की शुरू होगी। तो कुछ तो जमीन का, कुछ तो वास्तु का इफेक्ट आएगा। दूसरा एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि लोग, हम सारे फैमिली से ही हैं, और सबको ज्योतिष जानता है, कोई वास्तु, कोई केमिस्ट्री, सभी एक साइंस से हैं, तो सभी साइंस का सम्मान है। अब कोई कंट्रडिक्शन नहीं है, हमें कोई कंपटीशन नहीं करना कि वास्तु ऊपर है ज्योतिष ऊपर है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि महावास्तु बोलते थे कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, सब कुछ वास्तु डिफाइन करता है कि आप कहां पैदा होंगे, ठीक है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे वास्तु डिसाइड कर देता है। भाई साहब ऐसा नहीं है। मदर इज वैदिक ज्योतिष। बच्चा बच्चे को, बच्चा जो पैदा होगा मां से पैदा होगा, उल्टा कभी नहीं हो सकता, नेचर कभी उल्टा हो ही नहीं सकती। तो सब कुछ वैदिक ज्योतिष से निकला। तो दैट मीन इससे क्या क्लू मिलता है हमें, क्योंकि हमने बहुत कुंडली, और जब हम वास्तु करते हैं, प्रोफेशनली मैं कंसल्टेंसी देता हूं, तो मैं बिना ज्योतिष के वास्तु नहीं करता। और जब मैं पढ़ाता भी हूं, जैसे काफी सारे लोग जो मेरे से पढ़ चुके हैं, अभी ज्वाइन है, उनको पता है कि मैं पढ़ाते वक्त भी बिना ज्योतिष, कोई ऐसी क्लास नहीं होती जिसमें ज्योतिष का यूज ना हो, ठीक है। तो ज्योतिष बिना वास्तु के नहीं हो सकता, वास्तु बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। अब किसके प्रायोरिटी रखें, हमें इसमें नहीं पढ़ना किसके प्रायोरिटी रखें, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बता देता हूं आपको कि जब कभी भी मान लीजिए आपकी दशा बहुत बढ़िया चल रही है, कुल में राजयोग बने हुए हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया, आपकी जो दी बेस्ट दशा है लाइफ की वो आपकी चल रही है, मान लीजिए, ठीक है, और आप बहुत गलत वास्तु में रह रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बेशक गलत वास्तु में, लेकिन आपको फील नहीं होगा, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पता क्या लगेगा आपको, कि आप बोलेंगे सब कुछ मेरे पास है। मैं जानता हूं ऐसी फैमिली को, क्योंकि हमने तो रिसर्च किया इसके ऊपर कि सब कुछ है, बहुत पैसा आ रहा है, परिवार खुश है, लेकिन मन में शांति नहीं है, जो सुकून चाहिए। जब इंसान अकेले में बैठा होता है ना, तब ऐसी बातें करता है कि सब कुछ तो है, लेकिन मन उदास है, मन अंदर से कुछ कमी है। सब कुछ होते हुए भी उससे पूछो दुख क्या है, क्या कमी है भाई तेरे को। मैं बहुत फैमिली को जानता हूं ऐसे, बहुत फैमिली को जानता हूं, अच्छा फ्लोरिश कर रहे हैं, किराया, मतलब ऐसे फैमिली को मैं जानता हूं 50-50 लाख रुपए एक महीने का किराया आता है उसको, बंदे को, परेशान है। जब परेशानी देखी, मैंने कहा क्यों परेशान है भाई, कह रहा पता नहीं यार, घर जाते ना अजीब सा लगता है, मन ही नहीं लगता घर पर। फिर पता लगा वास्तु फॉल्ट, दशा बहुत बढ़िया थी, सब कुछ आ रहा है, लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं। वाइस वर्षा कि अगर दशा सबसे वर्स्ट चल रही है आपकी, लेकिन आप ऐसे वास्तु में रह रहे हैं जो आपके बहुत कंपेटेबल है, बहुत, मतलब जितना आप कर सकते हैं उतने अच्छे वास्तु में रह रहे हैं, तो क्या होगा, परेशानी तो आएगी, क्योंकि दशा है, उसको ओवरकम तो कोई कर ही नहीं सकता, मदर है, वो तो आएगा।
लेकिन क्या होगा उस वक्त में, आपको उतना फील नहीं होगा। हमारे गुरुजी एक वर्ड यूज करते हैं, अनुभूति, कि आपको उसकी अनुभूति नहीं होगी। मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो लग्जरी है या वर्स्ट लाइफ है आपकी, ये स्टेट ऑफ माइंड है आपका, और कुछ भी नहीं है। अब लॉकडाउन है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन में है, पूरा संसार बंद है, लेकिन इस वक्त में कुछ लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, अपना घर में अच्छा पकवान बनाने, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, कैरम खेलना, ताश खेलना, एक इंटरेक्शन करना, फैमिली मजे ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बस मुंह लटकाए बैठे हैं, भाई साहब लॉकडाउन हो गया, अब क्या होगा, क्या होगा। यानी कि वक्त वही है सबके लिए, कोई कैसे एंजॉय कर रहा है, कोई उसी को वर्स्ट मान रहा है, कोई उसी का यूज कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर बुरा वक्त भी आपके पास आया हुआ है लेकिन वास्तु बहुत बढ़िया है, तो बुरा वक्त आराम से निकल जाएगा। आपको उतना कष्ट तो होगा लेकिन कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। जो प्लेनेट है वो देके जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी किसी किस्म का, कि मैं बोलूं कि भाई साहब वास्तु में रह रहे तो दशा काम नहीं करेगी, है ना, वो दशा आपको कुछ ना कुछ देके जाएगी, नहीं। दशा का काम दशा करेगी, नेचर का काम, वास्तु काम वास्तु करेगा। तो ये फर्क है, ठीक है। तो अब सबसे पहले बात आती है जब हम प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, कि हम क्लासिकल में ये भी बताया गया है कि मान लीजिए आपने प्लॉट सिलेक्शन ही गलत कर दिया। एक सीधा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मतलब मैं आपको वो चीज बताना चाह रहा हूं कि वास्तु को बहुत आप कुछ मिरेकल कुछ ना समझे, एक साइंस है, और जब इस साइंस को अपने तरीके से लगाते हैं तो ये आर्ट बन जाती है। जीवन को सफल बनाना है, जो दशाएं बहुत अच्छी मिली हैं, जो योग मिले हैं, अगर वो अच्छे से आपको फ्रूटफुल चाहिए तो अच्छे वास्तु में रहो, तो दशाएं भी बहुत बढ़िया काम करना शुरू करेंगे। आपको फील होगा कि हाँ यार वाकई में इस वक्त दशा बहुत बढ़िया है, वरना तो पैसा कमाते रह जाओगे, दूसरे के लिए छोड़ जाओ, अपनी जर्नी कुछ नहीं जी पाओगे। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए आप जिस वर्ग से आते हैं, अब वर्ग का मतलब है कि हमारे क्लासिकल ने कभी भी आपको किसी धर्म के अनुसार नहीं बांटा, कि आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, आप ब्राह्मण हो। आपके कर्मों के अनुसार आपको ये वर्ग बनाए गए थे। ये नहीं है कि आप अगर राजा के घर पैदा हुए तो आप क्षत्रिय कहलाएंगे, या शूद्र के घर पैदा हुए तो आप शूद्र कहलाएंगे ना। अगर आपके कर्म आपको डिसाइड करते हैं कि आपका वर्ग कौन सा है, ठीक है। अब मैं राजपूत फैमिली से हूं, क्षत्रिय फैमिली से हूं, लेकिन अब मैं पिछले 12 सालों से काम क्या कर रहा हूं, ये ब्राह्मण वर्ग में आएगा, क्योंकि जितना भी स्पिरिचुअल काम है, ईश्वरीय जो विद्या पढ़नी पढ़ानी कंसलेशन है, सब ब्राह्मण वर्ग में आएगी। तो मैं इस वक्त ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो इसी तरह से अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं किसी ऐसी भूमि पर मकान बनाकर रह रहा हूं या अपना व्यवसाय कर रहा हूं, अगर मैं कंसल्टेंसी ऐसी भूमि पर करता हूं जो कि शुद्र भूमि है, तो सोचिए मैं क्या कंसल्टेंसी दूंगा। या अगर मैं ब्राह्मण रखता हूं और शुद्र वाली कैटेगरी की भूमि पर रहता हूं, तो क्या रिजल्ट आएंगे आप खुद समझ सकते हैं। अब ये शुद्र भूमि है, ब्राह्मणी भूमि है, वैश्य भूमि है, ये भूमि को क्षत्रिय भूमि है, आप पता कैसे लगाएंगे। इसके लिए कोई टूल नहीं है, इसके लिए आपकी सेंसेस डेवलप होनी चाहिए। तभी आप मिट्टी का रंग देखकर, मिट्टी को टेस्ट कर कर, मिट्टी का हाथ रखकर, फील कर कर, टच कर कर, सब सेंसेस का इस्तेमाल कर कर, जब तक आप नहीं पता लगेगा, नहीं पता लगाओगे तो कोई टूल नहीं है इसके लिए बता सके ये भूमि कौन सी भूमि है। और अगर आपने भूमि का चयन ही गलत कर लिया, अगर क्षत्रिय वर्ग से हैं और ब्राह्मण वर्ग में आपने मकान बना लिया, या ब्राह्मण वर्ग से या शूद्र में आपने मकान बना लिया, तो समझ लीजिए जो आप काम करेंगे उसमें उतना सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने भूमि गलत चुनी है। इसलिए जब युद्ध की घोषणा हो गई थी महाभारत में, तब एक भूमि का चयन किया गया था युद्ध करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके युद्ध कर लिया था कृष्ण जी ने। कृष्ण जी निकले थे कि कहां पर, जब युद्ध डिसाइड हो गया, जब लास्ट में संधि के लिए कृष्ण जी गए थे कि भैया लास्ट कौरवों के पास जाता हूं, क्या मांग रहा था, सिर्फ 5 गांव दे दो इनको, 5 भाइयों को, और संधि कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है सारी कहानी, मना कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध डिसाइड हो गया कि बस इस तारीख से या इस तिथि से युद्ध स्टार्ट होगा, तो उसके बाद भूमि का चयन किया गया था कि किस भूमि पर युद्ध हो। तो ज्योतिष वास्तु ये नहीं कि हम यूज करते हैं, तब उस जमाने से यूज करता है। महाभारत में ये भी आप पढ़ेंगे तो ये भी लिखा हुआ आता है कि कृष्ण जी को पता था
क्योंकि सारा युद्ध, सारी रचना कृष्ण जी ने की थी, ये सभी जानते हैं आप सभी। लेकिन फिर भी उनको पता था नहीं मानेगा, ये युद्ध होके रहेगा, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा नक्षत्र देखकर लास्ट संधि के लिए निकले थे। ये आता है क्लासिक, अगर कोई पढ़ते हैं आप तो उसमें लिखा आता है ये भी लिखा आता है कि भूमि का चयन करना था कि कौन सी भूमि पर युद्ध होना है। क्यों कुरुक्षेत्र में किया? कुछ तो उस वक्त में देखा होगा ना कि ये भूमि कैसी है, कि ऐसी भूमि का चयन करना था कि जहां पर एक व्यक्ति अपने को ही मारेगा। वरना अगर किसी हार्मोनी वाली धरती पर करता, जो भूमि बिल्कुल लव एंड अफेक्शन वाली भूमि होती तो युद्ध ना होता, क्योंकि वहां सारे भाई ने भाई को मारा, भाई ने दादा को मारा, दादा ने बेटों को मारा, बेटों ने पोतों को मारा, ऐसे काम हुए हैं सारे महाभारत में। तो एक भूमि का चयन किया गया। तो आपका दिमाग क्यों नहीं दौड़ना चाहिए भाई साहब कि क्यों भाई भूमि चयन की उन्होंने? यानी कि युद्ध कराना था वहां पर, और ऐसा युद्ध जिसमें भाई भाई को मारेगा, पोता अपने दादा को मारेगा। तो कुछ तो भूमि ऐसी चुननी थी, तो इसलिए कुरुक्षेत्र चुना गया था। उसके पीछे और भी कहानी है, अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट भूमि चयन आपको आना चाहिए कि क्या किस तरह की एक्टिविटी आप करने जा रहे हैं। अब इससे छोटा सा एग्जांपल आपको और देता हूं। आपको आप देखिएगा कुछ इंडस्ट्री किसी स्पेसिफिक जोन में ही जाके लगी होती है या वहीं चलती है। क्यों भाई, ऐसा क्या खास बात है? अब हमारा मान लीजिए चांदनी चौक है या सदर बाजार है या कनॉट प्लेस है, कुछ तो ऐसा होगा ना वहां पर। कितना रिटेल होता है सदर बाजार में, आप चले जाइए। मेरे ख्याल से जो दिल्ली से बाहर वाले हैं ना, अगर मैं एक बार सदर बाजार में आपको दिवाली होली के बाद छोड़ दूं, तो भाई साहब अगर आप वापसी एक टुकड़े में आ गए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इतनी तंग तंग गलियां कि एक बंदा नहीं निकल सकता, और उसमें से वो सामान लेकर भी निकल रहे होते हैं, और आप कैसे कैसे होता है आप सोच नहीं सकते वहां क्या हालात होते हैं। देखिए कितना बिजनेस होता है वहां पर, इतना कीचड़ है, इतना गंद है वहां पर कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन आप देखिए कितना फ्लोरिश कर रहा है वो। तो कुछ तो होगा उस भूमि में। इसी तरह से जो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, कि कागज इंडस्ट्री कहां पर है, आयरन इंडस्ट्री कहां पर है, माइनिंग इंडस्ट्री ज्यादातर कहां पर है, तो कुछ तो होगा। वास्तु बहुत बड़ा फील्ड है। वास्तु अपने जो 50, 100, 200, 500 गज में हम जो मकान बनाते हैं, इतना मत सोचिए। वास्तु बहुत बहुत बड़ा है। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं आपको एक। अब जब कभी देश का वास्तु सुनते हैं आप सभी, शायद वास्तु के कुछ तो बहुत एक्सपर्ट मेरे सामने बैठे हैं, और कुछ को नॉलेज है, आधी अधूरी नॉलेज है, कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद पहली बार ही वास्तु इंट्रैक्शन हो रहा होगा या थोड़ा बहुत ही सुना है। लेकिन इतना सबको पता है कि जो हमारा नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट है, वो खाली होना चाहिए। ये सबको पता है। हमारा हमेशा ये बात सबको पता होती है कि हमारा जो नैऋत्य कोण है या साउथ वेस्ट जोन है वो बाहरी होना चाहिए। सबको पता है। बात क्लास में आएंगे तो साइंटिफिकली बता दूंगा, हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो। साइंस है ये कोई फेक चीज नहीं है, वास्तव साइंटिफिक है कि क्यों ऐसा होता है। दूसरा, जो लोग ज्योतिष से बिलोंग करते हैं, जब मैं वैदिक वास्तु की, क्लासिकल वास्तु की बात करता हूं, तो अगर मैं कुंडली के बिना करूंगा तो ये न्याय नहीं होगा वास्तु के साथ। तो सबसे पहले क्या है, जब हम देखते हैं कि कुंडली का अगर 4th हाउस खराब है या अफ्लिक्टेड है, तो दैट मींस 4th हाउस पे क्या बोला गया? सुख स्थान, माता का भाव भी बोलते हैं। माता का भाव क्यों क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ा सुख मां का सुख होता है। मां से बड़ा कोई सुख नहीं है इस धरती पर। जिसके पास मां है, समझ लीजिए सबसे बड़ा रिच, सबसे बड़ा सुखी इंसान वही है जिसके ऊपर मां का हाथ है, जिसके पास मां है। इसलिए 4th हाउस को मदर का हाउस भी बोला गया है। लेकिन 4th हाउस को जो अगर क्लासिकल कोई टेक्स्ट आप पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है सुख स्थान। ठीक है। अब मुझे यह भी पता होना चाहिए कि 4th हाउस किस दिशा को इंडिकेट करती है, तो आपको क्लू मिल जाएगा। अब हिंदुस्तान देखिए, हिंदुस्तान हमारे यहां क्या बोला गया है कि जैसे 4th हाउस हमारा नॉर्थ को इंडिकेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो भी लगन बनता है दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। कोई भी आपका लगन बनता है, सारे ज्योतिषी है, इतना सबको पता है कि जो भी हमारा लगन बनता है कुंडली का, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन। अब इसको उसमें मत लेना लाल किताब में, सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब ईस्ट हमारा लगन हो गया तो वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी? 7th हाउस।
जब एक डायरेक्शन पता है तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या होगी, 4th हाउस नॉर्थ, और राइट साइड क्या होगी, 10th हाउस साउथ। क्यों 10वें घर को कर्म भाव बोला गया है, सोच लीजिएगा। और 4th हाउस को सुख स्थान बोला गया है। तो दैट मींस, बताएंगे आपको, नहीं तो आप फाइंड आउट कीजिएगा। 4th हाउस मींस नॉर्थ, सुख। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि जिस व्यक्ति का खुद का घर का नॉर्थ खराब, उसके मोहल्ले का नॉर्थ खराब, उसकी सोसाइटी का नॉर्थ खराब, उसकी सिटी का नॉर्थ खराब, उसके देश, जिसके देश का नॉर्थ खराब, उसके पास सब कुछ होगा लेकिन सुख की अनुभूति नहीं होगी, उसको सुख नहीं मिलेगा। अब एग्जांपल लगा लो हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान में जो हिमालयाज है ये कहां पर है, नॉर्थ में है। क्या हिंदुस्तान के पास कौन सी ऐसी चीज है जो हिंदुस्तान के पास नहीं है? चाहे वो टैलेंट की बात ले लीजिए, चाहे वो नॉलेज की बात ले लीजिए, चाहे वो सारे मिनरल्स की बात ले लीजिए, चाहे आप सारी एग्रीकल्चर फसलों की बात ले लीजिए, सब कुछ है हिंदुस्तान के अंदर। हमारा जो कॉन्टिनेंटल है, यहां पर संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो यहां ना मिलती हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे यहां सब कुछ होता है। कुछ चीज लद्दाख में होती है तो कुछ चीज कन्याकुमारी में होती है। सारे मौसम हमारे पास, सारी नदियां हमारे पास, सारा टैलेंट हमारे पास। इतना रिच कंट्री है, आप सोच नहीं सकते। सारे मिनरल्स हमारे पास, सब कुछ जो संसाधन जो नेचर दे सकती है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुस्तान सुखी क्यों नहीं है? सब कुछ है। दैट मीन्स हिंदुस्तान का नॉर्थ ही खराब है। अब जो हमारा नॉर्थ है वही चाइना का क्या बना है, साउथ। अब वहां देख लीजिए कि कितने छोटे टाइम स्पैन में वो काम हो गया। कुछ जर्नी साथ साथ ही शुरू हुई थी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था जब कभी शुरू की होगी हमने, और उससे अच्छी पोजीशन में थे जब शुरू की होगी हमने। और आज हम कहां हैं, वो कहां है। दूसरा एक एग्जांपल और देता हूं आपको। मैं चीजें वो बता रहा हूं जिससे कि आप कोरिलेट कर पाए। वास्तु ज्योतिष तो सीखते रहोगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा माइंड खोल रहा हूं कि आपने सोचना कैसे शुरू करना है। किताबें भरी पड़ी हैं, फिर कभी इंटरेक्शन लेंगे, वास्तु सिखा दूंगा, थोड़ा सा बता के जाऊं। और इसी से क्लू मिलेगा, जो मैं बात कर रहा हूं इसी से कुछ क्लू मिलेंगे आपको अगर सोचोगे तो। अब सबने पार्लियामेंट देखी है हमारी हिंदुस्तान की, कहां पर है, न्यू दिल्ली में। दिल्ली बेस्ड है। पार्लियामेंट का कभी स्ट्रक्चर देखा आपने? कैसी शेप है उसकी? एलिप्टिकल, कुछ गोलाई में लिए हुए। और जब कभी भी हम बात करते हैं, मैं वास्तु की बात करता हूं कि घर में जो हमें स्पेस लेना है, या एक क्या बोलेंगे उसको, स्ट्रक्चर बनाना है, या शेप हम बोलेंगे, किस शेप का आपको लेना चाहिए, या किस शेप में आपका बना हुआ चीजें हैं, तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे। इसलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि घर में चाहे वो दरवाजे हैं, वो कभी भी इवन में नहीं होना चाहिए। इवन के बावजूद भी वो 10, 20, 30 ना हो। इस तरह खिड़कियां इतनी ना हो, स्टेप ऐसे ना हो। जब आपका जो शेप है, कभी भी रेजिडेंशियल की बात बोली गई है, वो सर्कल में ना हो। अब हमारी पार्लियामेंट आप देखिए कैसी है, सर्कल में, लगभग लगभग इलिप्टिकल शेप, कोई सिस्टम नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है। अब चेंज हो रही है, सुनने में आ रहा है चेंज हो रही है। तो इसलिए जब से वो बनी है आज तक हिंदुस्तान ने, अब मोदी जी आए तो कुछ उद्धार हो गया है, कुछ, क्योंकि कुछ ज्योतिष भी काम करता है। लेकिन वहां पर रहकर आप देखिएगा, लड़ाई झगड़े के अलावा कुछ नहीं होता। आर्गुमेंट होते रहेंगे, रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आएगा। कितने बिल पास होते हैं हमारे यहाँ, और बिल भी अगर पास होते हैं तो वो इम्पोज कर कराए जाते हैं, ये किसी की विल से नहीं होते, इम्पोज किए जाते हैं कि भैया मान नहीं रहे, वोटिंग करा लो। वोटिंग में क्या, जिसकी सरकार है या कुछ पैसे से खरीद लिया जाता है, आप सभी समझदार हैं, जानते हैं। तो चीजें परचेज की कर ली जाती है कि बिल पास कराना है, इतने तो मेंबर हमारे हैं, इतने की जरूरत है, चलो पैसा बांट दो, बिल पास करो। क्योंकि जिस वास्तु में वो लोग बैठे हैं, जिस शेप में वो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, वो शेप में कभी भी आप रिजल्ट तक पहुंच ही नहीं सकते। तो आप
जब एक चीज बनी है, मतलब हमें अगर सिखाया गया है कि कोई इलेक्ट्रिकल या सर्कुलर शेप में अगर आप कोई डिसीजन, बहुत सारे लोग अगर बैठेंगे तो डिसीजन तक नहीं पहुंचेंगे। एक सिस्टम होना चाहिए, एक स्पेस, एक दायरा होना चाहिए। सर्कल मीन्स इन्फिनिटी, चीजें रह जाती हैं बस। अच्छा ये चलो, ये सब सत्र खत्म हो गया, अगले सत्र में सोचेंगे। ये तो भाई बहस से खत्म हो गया, रिजल्ट कुछ नहीं निकला, आपके पैसे, आपके हमारे पैसे बर्बाद होते हैं और कुछ नहीं होता। अगले सेशन में देखेंगे, बिल पास करवाएंगे। तो दैट मीन्स उस स्पेस की, उस शेप की कारीगरी है ये, उस शेप में रिजल्ट नहीं आएगा। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं। अब कुछ आपने देखा होगा बिल्डिंग्स होती हैं जहां पर सुसाइड बहुत होते हैं। अब दिल्ली में जो लोग होंगे, दिल्ली से अगर कुछ लोग कनेक्ट हैं, काफी लोग कनेक्ट हैं यहाँ पर, तो आप देखिएगा एक हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर है यहाँ पर जनकपुरी में, यहाँ पर बहुत सारे सुसाइड हुए शुरू में। तो ये बात है लगभग लगभग 2013-14 के आसपास की बात है। तो हम में जब जोश था उस वक्त में, तो हम भी गए भाई, पहुंचे अपना, क्या कुछ तो बात हो गई है, पता लगा भाई साहब ये बात है, फाल्ट फाल्ट समझ में आ गया। पूरी टीम थी, मतलब जितने हम वास्तु के फील्ड से जो रिसर्च करने में इंटरेस्टेड होते हैं, तो पूरी टीम होती है। गए, कुछ समझ में आया वहां पर कि यार इस वजह से हो सकता है। इसी तरह से आप देखिएगा, मैं तो अपने एरिया की बात करता हूँ क्योंकि दूर तो मैं क्या जाऊंगा कंसल्टेशन के लिए, तो चलो कहीं भी चला जाते हैं। जब कभी रिसर्च करनी हो तो पहले घर को देखो, अपने आसपास के एनवायरमेंट को देख लो, आपको वास्तु समझ में आ जाएगा। जो लोग अगर मेरे साथ कुछ जुड़े हुए हैं, तो अगर वेस्ट दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो वेस्ट दिल्ली में सबको पता होगा, यहाँ पर हमारा मोमेंट ये मॉल है, क्या नाम है, पैसिफिक मॉल है सुभाष नगर में। कुछ लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस बात को। जब वो बन रहा था तभी मेरे दिमाग में आया कि भाई साहब बहुत चलने वाला है। और रजौरी में हमारे यहाँ कम से कम भी 10-15 मॉल हैं, कुछ फेल हो गए हैं, कुछ फेल होने की कगार पर है। इस तरह से कुछ लोगों, कुछ चीज में पहले से, जब कहीं आप किसी होटल में जाते हो, किसी भी स्पेस में जाते हो, जब आप चीजें करते हो तो आप ना पहले से प्रेडिक्टिव हो जाते हो कि यार ये फॉल्ट है, यहाँ पर ये आज भी प्रॉब्लम आएगी जरूर। और मैं चाहे वो 2 साल बाद जाऊं, 4 साल बाद जाऊं, जो मेरे मन में मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा था, मैं उसको क्लियरफाई करने जरूर जाता हूं। चाहे मैं हिंदुस्तान के किसी कोने में गया हूं, किसी होटल में ठहरे हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं, जब कभी कोई फॉल्ट हम देखते हैं, मैं बताता नहीं, क्योंकि अच्छा कंसल्टेंट वो जब तक ना पूछा जाए मुंह नहीं खोलना। बात पैसे की नहीं है, लेकिन हमारे गुरु ने सिखाया था कि जब तक आपसे कोई बात ना पूछी जाए तो अपना ज्ञान नहीं देना। कोई नीडी है तो बता दो, समझ में आता है। अब किसी बहुत बड़े 3 स्टार 4 स्टार में आप जाते हैं, वहां पर कोई फॉल्ट है, तो आप आपकी कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जब तक वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, उनको लगेगा नहीं कि भाई साहब 5 से 10 लाख रुपए किसी कंसल्टेंट को दिए हैं, कंसल्टेंट पूरी टीम के साथ आया, तब तक वो बिलीफ सिस्टम से ना आएगा, कुछ नहीं करने वाला। तो आपकी विद्या क्यों फ्री में दे रहे हो? तो जब हमने मॉल देखा, तो मॉल की जो बिल्कुल बेस्ट शेप बताई गई है क्लासिकल में, कि इस शेप का हो, सी आकार का हो, और उसका फेस जो हो, वो जो जो साउथ ईस्ट ईस्ट इस तरह फेसिंग हो, आपके जो पानी का स्ट्रक्चर है यहाँ पर हो, आपके पेड़ पौधे यहाँ लगे हो, पार्किंग यहाँ पर हो। जब हमने वो लगा के देखा, बिल्कुल एग्जैक्ट था, तो मैंने बहुत पहले ये अपने आप से बोला था कि ये मॉल सबसे ज्यादा हमारे एरिया में चलने वाला है। और जो इस एरिया से बिलोंग करता है, हमारे वेस्ट दिल्ली से, आपको पता है सबसे ज्यादा भीड़, सबसे ज्यादा बिजनेस आज की डेट में पैसिफिक मॉल से आ रहा है। तो वास्तु बहुत ब्रॉड वे में है, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत ब्रॉड है। पहली बात तो वास्तु समझ लेते हैं, वास्तु कितने तरह का होता है? 3 तरह का वास्तु होता है। एक है पहला रेजिडेंशियल वास्तु, दूसरा है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वास्तु, तीसरा है मंदिर वास्तु। अब कोई बोलेगा कि मंदिर वास्तु कोई जरूरत नहीं है, पर भाई नहीं है तो नहीं है। लेकिन आपको मैं, जिनको नहीं पता, ज्यादा लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जो आज मंदिर सरवाइव कर रहे हैं, ये सारे सारे वास्तु से बने हुए हैं। और मंदिर वास्तु से तो बने ही बने हैं, मंदिर के अंदर जो गर्भगृह है वो भी वास्तु से बना है, कि गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, उसके आगे आंगन कितना होगा, दरवाजा कहां लगेगा, उसका जो प्रांगण है वो कितना बड़ा होगा, कहां स्पेस छोड़ना है, गर्भगृह में किस दिशा में मूर्ति बनानी है, गर्भगृह में जो मूर्ति रखी जाएगी उसका बेस कितना होगा, जो मूर्ति बन रही है उसका धड़ कितना होगा, लोअर पार्ट कितना होगा, उस गर्भगृह के जो दरवाजा है उसका पैमाइश कितनी होगी, उसमें कितने स्लैब आएंगी, सब चीज होती है। जब आप मंदिर वास्तु पढ़ते हैं तो एक एक चीज बताई गई है वहां पर।
तब वहां जाके एनर्जी सस्टेन होती है। ऐसा नहीं है कि आपने पड़ोस में, जैसे सुभाष नगर में जाता हूँ कई बार, क्योंकि निकलना मेरा इधर वैस्ट दिल्ली में ज्यादा होता है, द्वारका की तरफ या गुड़गांव जाना है तो भी इसी जाना है, काफी क्लाइंटेज है मेरी वहां पर। तो सुभाष नगर या आपने कहीं भी देखा होगा, दिल्ली जैसे शहर में तो आम चीज मिल जाएगी कि चौराहे पर ही कोई पार्क होता है या कोना होता है, वहीं पर ही मंदिर बना है। तो आप क्या समझ सकते हैं वहां पर कोई एनर्जी सर्वाइव करेगी? सिर्फ फिजिकली दिख रही है, कोई एनर्जी वहां सर्वाइव नहीं कर सकती। और ऐसा है तो कभी आप बैठकर देख लेना वहां पर एक दिन, आपको खुद फीलिंग हो जाएगी। जब आप नहीं रह सकते वहां चौराहे पर, तो भगवान रहेंगे क्या वहां पर? भगवान ने कहा अपने दूर दराज ठंडे देश में एकांत में अपनी जगह बनाई थी। भगवान, इंसानों ने वहां भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो ये सब चीजें भाई साहब देखनी होती है, वास्तु बहुत बड़ा खेल है। दूसरा, सॉइल टेस्टिंग मैंने बता दिया आपको। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो 1 साइड 2 साइड 3 साइड या 4 साइड जो प्लॉट हम लेते हैं, तो कौन सी दिशा बढ़िया है। पहली बात तो दिमाग से निकाल दीजिए, कोई दिशा खराब है, कोई दिशा ठीक बुरी है, कोई अच्छी है, सारी दिशाएं बराबर हैं। अब आप बोलेंगे क्यों? बिल्कुल, आज आप सीखेंगे तो बता देंगे आपको, या किसी को क्वेश्चन होगा अभी क्लास के बाद तो मैं प्रूव कर दूंगा उसको। कोई भी दिशा गलत नहीं है, हर दिशा से कुछ मिलता है। इसी तरह से जो ज्योतिष में आपके प्लैनेट है, बेशक वो बुरा प्लैनेट है, नीच का प्लैनेट है, आपको दुख दे रहा है, लेकिन अगर वो कुंडली में ना हो तो लाइफ के कई सारे सेक्टर आपके खाली रह जाएंगे। ऐसा नहीं हो बुरा बुरा रहता, कुछ अच्छा भी देता है। अब वो अच्छा कितना देगा, बुरा कितना देगा, ये आपकी चॉइस होती है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। इसलिए दिशाएं सारी बढ़िया हैं, लेकिन उन दिशाओं को यूज कैसे करना है वो आपकी आर्ट है। दिशाएं सारी बढ़िया हैं, इसलिए इस धरती पर कोई भी जगह खराब नहीं है, हर जगह का यूज है। अब आप बोलेंगे रेगिस्तान का क्या यूज है? तो भाई साहब अगर परमाणु परीक्षण करना है तो कहां करेंगे? दिल्ली में तो कर नहीं सकते। जब आपका स्पेस ही नहीं होगा तो आप एक्सपेरिमेंट कहां पर करेंगे? इसलिए रेगिस्तान की भी जरूरत है। ईश्वर की कोई भी बनाई हुई चीज बेकार नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिएगा। जिसको हम अनवांटेड चीज कहते हैं कि हमारे बाल हैं, नाखून है, इसका भी कोई मतलब होता है? भगवान कोई भी चीज आपको वैसे नहीं देगा, आपकी समझ ना आए वो बात अलग है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, हमें देखना होता है कि कौन सा साइड। अब मान लीजिए 4 साइड प्लॉट है आपका, तो अब 4 साइड में से पहली बात तो कितने साइड आपको मेन डोर रखने चाहिए? उसमें से भी मेन डोर एक ही होता है आपका, एक बैक डोर बोलते हैं, सपोर्टिंग डोर बोल लीजिए। तो कभी भी मेन डोर एक ही होता है। ये नहीं कि आपका 4 साइड है तो चारों तरफ दरवाजे निकल। सिर्फ और सिर्फ मंदिर वास्तु में ये बोला गया कि आप चारों दिशाओं में दरवाजे बना सकते हो, 4 दरवाजे बना सकते हो आप, सिर्फ मंदिर वास्तु में, और किसी भी वास्तु में नहीं बोला। अब आपका 3 साइड ओपन प्लॉट है, तो 3 साइड में से मेन डोर कहां निकलेगा, वो कौन सा आपका वर्ण है उससे डिसाइड होगा। क्या प्रोफाइल है आपका, या कौन सी दिशा आपकी खुली हुई है, वो डिसाइड करेगी। वो रेजिडेंशियल पर्पज से यूज कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पज से यूज कर रहे हैं, या इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज कर रहे हैं, तीनों का मतलब अलग निकल आएगा। अगर कोई मुझसे पूछता है कि ये दिशा है, तो मैं पूछूंगा किस पर्पज से यूज करना है। कमर्शियल के लिए अलग रूल है, रेजिडेंशियल के लिए अलग रूल है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग रूल है। तो सबको अलग अलग करके देखना है। ठीक है, इसके बाद डोर। डोर समझ लीजिएगा आप, 3 चीजें वास्तु में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें, अगर 3 चीजें ठीक है तो 75% 80% वास्तु आपका करेक्ट। पहला है आपका मेन डोर, क्योंकि मेन डोर आपका इसलिए मेन डोर बोला जाता है कि कोई भी एनर्जी एंटर करेगी तो आपके मेन डोर से करती है। आप भी करते हो तो मेन डोर से आते हो, ये भी कि छलांग लगा के दरवाजे खिड़की के कूद कर आते हो। कोई आपके पास आता है तो मेन डोर से आता है। तो ये माना जाता है कि कोई भी एनर्जी आएगी आपके घर के अंदर, वो मेन डोर से आएगी, चाहे वो अच्छी आए या बुरी आए। तो अगर मेन डोर का सिलेक्शन, और मेन डोर आप चारों दिशाओं में कर सकते हैं। हमारे क्लासिकल टेक्स्ट ने 4 तरह से बताया हुआ कि मेन डोर का सिलेक्शन आप 4 तरह से कर सकते हैं। आपका वर्ण कौन सा है, आपकी राशि कौन सी है, आपकी आय कौन सी है, आय बताएंगे निकालनी कैसे निकलती है। और दूसरा है 81 पद वास्तु विन्यास, 81 पद वास्तु विन्यास। इससे आप चारों दिशाओं में जो भी आपको दिशा मिली है, उससे जो दी बेस्ट प्लेसमेंट मेन डोर पे हो सकती है, वहां पर आप मेन डोर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि मेरे को साउथ मिला तो क्या होगा भाई, अरे भाई मुझे तो साउथ फेसिंग मिल गया है, वेस्ट फेसिंग मेरा मकान हो गया, या साउथ फेसिंग है। साउथ से सब ऐसे डरते हैं वैसे, जैसे पता नहीं साउथ ने क्या बिगाड़ दिया। जबकि आज की डेट में साउथ से बढ़िया कुछ नहीं है।
ये भी बता देता हूँ। हमारे यहाँ, मैं दिल्ली की बात ज्यादा करता हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग दिल्ली से कनेक्ट है मेरे साथ। वैसे तो कुछ लोग दुबई से भी हैं, कुछ कनाडा से भी मेरे साथ इस टाइम लिंक है। मैं जानता हूँ 2-3 लोगों को, और दुबई से तो मेरा एक दोस्त ही है जो कोई वर्कशॉप मेरी नहीं छोड़ता, वो ज्वाइन है। तो कहने का मकसद ये है कि डोर आप साउथ में भी ठीक है, लेकिन साउथ में एग्जैक्ट कहां पर, साउथ में एग्जैक्ट कहां पर। अगर आपने एग्जैक्ट उस पद पर बना दिया जो कि बेनिफिशियल है आपके लिए, तो साउथ का दरवाजे आपको इतना कुछ दे जाएगा आप सोच नहीं सकते, बाकी कोई दरवाजे नहीं दे सकते। लेकिन अगर साउथ में ही गलत बना लिया आपने, जहां पर बनना चाहिए था अगर वहां नहीं बनाया, उससे कहीं अलग बना लिया, तो फिर जितने नुकसान आपको, जितना एविल इफेक्ट साउथ का देगा वो कोई और देगा भी नहीं। इसलिए मैं कहता हूं तीनों डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन सारे ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो अवॉइड कराता हूं, मेरी जो पर्सनल व्यू रहता है, मैं कहता हूं सिर्फ वेस्ट को अवॉइड कर देना, बाकी कहीं भी बनाओ। वेस्ट में भी ठीक है, बना सकते हो, एक पद ऐसा आता है, एक एरिया ऐसा आता है जहां पर आप बनाएंगे, कोई खराबी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि वेस्ट को अवॉइड करें। क्यों? सिंपल सा रूल है। जब आप जो वास्तु पढ़ते हो, तो जिस तरह से वास्तु के अंदर 10 दिशाएं होती हैं, वास्तु में क्या पूरे नेचर में आपको पता है 10 दिशाएं हैं, दशो दिशाओं बोलते हैं ना, हमारा गुणगान होगा दशो दिशाओं। तो 4 मेन डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। 4 डायगोनल डायरेक्शन है, जिनको कोऑर्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं या विदिशा भी बोलते हैं हिंदी में, या डायगोनल डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। और 2 दिशाएं और हैं, एक बोलते हैं अपवर्ड, एक बोलते हैं डाउनवर्ड। इन दशों दिशाओं के जो प्लैनेट है वो इंडिकेट करते हैं, यानी कि रूल करते हैं उस दिशा में। हर प्लैनेट किसी न किसी दिशा को रूल करता है। इसी तरह से हर दिशा का एक देवता है जो कि उस दिशा को रूल करता है। तो जो बेस्ट डायरेक्शन है, बेस्ट डायरेक्शन में जो प्लैनेट रूल करता है वो है सैटर्न, शनि महाराज। और जो देवता रूल करता है वो है वरुण। अब जब शनि को पकड़ लो, चलो वरुण को छोड़ भी दो, क्योंकि सारे ज्योतिषी हैं, शनि महाराज को तो सभी जानते हैं। और शनि को तो, शनि महाराज जी को तो, शनि देवता को तो वो भी जानता है जो कि ज्योतिष वास्तु का नाम भी नहीं सुना होगा, वो भी शनि को जानता है। क्यों? क्योंकि हमारी वजह से हमने जन्माया, क्योंकि डरा डरा के तो पैसे लिए अब तक। शनि ये कर देगा, शनि वो कर देगा, 7.5 तो सब पे चढ़ी होती है भैया। तो हम ऐसे लगा देते हैं कि भाई साहब बस बर्बाद ही हो जाएगा भैया। ठीक है, तो शनि वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जब आप वेस्ट डायरेक्शन में, जब हमें पता है शनि महाराज हैं और अपना मेन डोर आपने वहां पर बना लिया, तो सिंपल सी बात है, जिस तरफ आपका फेस होगा, जिस तरफ आपका झुकाव होगा, अब क्या है, इस वक्त सारे सारे आप मेरी तरफ देख रहे हो, तो जो मेरे पास है मैं वही तो आपको दूंगा, या वही आप रिसीव करेंगे जो मेरी पर्सनैलिटी है। अगर मैं बुरा व्यक्ति होता तो आप मुझे सुन रहे हैं तो आप बुरा ही सुनेंगे, अच्छा नहीं सुन सकते। और अगर मेरे में एक आध % कुछ ज्ञान है, मैं आपको दे रहा हूं, तो वही जो मेरे अंदर है मैं आपको वही दे पाऊंगा, दूसरी चीज मैं दे भी नहीं सकता। तो दैट मीन्स जब आप शनि की तरफ मेन डोर करते हैं, दैट मीन्स आपने शनि की तरफ बाएं फैला रखी है, अपनी झोली फैला रखी है कि भाई साहब दीजिए, क्योंकि एंटर तो वहीं से होगा सब कुछ। तो शनि महाराज को सब जानते हैं ज्योतिषी सारे। शनि जी नियम कायदे कानून के बड़े पक्के हैं। और आप कभी भी देख लीजिएगा, किसी और प्लान की दशा में आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन शनि की जब भी दशा चलेगी लाइफ में, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल उस दशा में डेफिनेटली आपको मिलेगा। और आप उस दशा को रियलाइज करते हो कि मैंने यार उसके साथ गलत किया था, इसलिए मेरे साथ ही गलत हो रहा है। ये सिर्फ शनि की दशा में आपको रियलाइज होता है, किसी और दशा में रियलाइज नहीं होगा। आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि यार ये मेरा नुकसान हुआ है ना, तो अचानक फीलिंग आएगी यार मैंने शायद उसके साथ चीट किया यार, या कभी किया होगा, इसलिए नुकसान हो गया। और किसी दशा में नहीं आएगी, क्योंकि शनि महाराज के बारे में साफ साफ लिखा गया है कि वो आगे का नहीं करता, वो तो इसी जन्म में जो आपके कर्म है, अगर दशा मिल गई उसको, तो वो तो देकर जाएगा। इसलिए 7.5 ढैया ये सब सब डरते हैं। डरते क्या है? हमारे कर्म ही अच्छे नहीं है। और जब कर्म अच्छे नहीं, जब भी 7.5 लगेगी, ढैया लगेगी, तो भाई साहब जो किया है वो तो भुगतना पड़ेगा, इसमें क्या बात। तो क्यों शनि की तरफ, वेस्ट की तरफ नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हमारे कर्म सबको पता है, हम कितने दूध के धुले, सबको पता है अपने बारे में।
और मैं कहता हूं कितना भी शरीफ से शरीफ हो, टैक्स चोरी तो वो भी कर रहा है। जरूरत पड़ने पर बेशक आटे में जैसे नमक डालते हैं, थोड़ा बहुत झूठ तो सभी बोलते हैं, शायद मैं भी बोलता हूँ कि बिना झूठ के ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगा कि सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब 19-20 तो बोलना ही पड़ता है कई बार, और कई बार झूठ हम शायद इसलिए भी नहीं बोलते कि भाई कि हमें कुछ चाहिए होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि थोड़ा सा झूठ बोल के अगर किसी का कुछ भला हो जाए। तो कृष्ण जी ने बोला है कि झूठ बोल के अगर युद्ध जीता जाए, वो भी अगर आप धर्म की तरफ खड़े हो तो बोल दो। तभी तो द्रोणाचार्य जी को मरवा दिया था झूठ बोल के, अश्वत्थामा मारा गया। और किससे झूठ बुलवाया था? युधिष्ठिर से, जो कि प्रतीक था सच का। ठीक है, तो शरीफ महाराज की तरफ आप अगर आपने मेन गेट खोल लिया, अगर आपका मेन डोर है, आप देख लेना, स्टडी कर लेना कि जो लोग कहते हैं कि भाई साहब मैं अगर 1 रुपया गलत घर में लेकर आता हूं तो मेरे 2 रुपए निकल जाते हैं, आप उनका देख लीजिएगा, उनका जो मेन डोर है कहीं ना कहीं वेस्ट डायरेक्शन वालों के साथ सबसे ज्यादा होता है। अगर आपका वेस्ट में मेन डोर है तो 1 रुपया अगर आप गलत अपने घर में लाएंगे तो डेफिनेटली वो 1 रुपया तो जाएगा ही जाएगा, कुछ और साथ भी लेके जाएगा। अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में आपका मेन डोर है, अगर आप घर में गलत कमाई लेकर आते हैं, आपके बच्चे बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये मेरे दिमाग में कहां से आया था? आपको सबको पता है कि हमारी जो पुलिस महाराज पुलिस है बहुत कितनी साफ सुथरी है हिंदुस्तान की, और दिल्ली की तो जो जितने दिल्ली वाले हैं सभी जानते हैं कि चालान कट रहा हो तो पैसे पकड़ा दो 100 रुपए, बस बात कर। और हमारे यहाँ देखा गया, बोला गया कि पुलिस वालों के बच्चे अक्सर आपको मिलेगा, वीडियो मिलेंगे या कुछ ना कुछ उनको बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। फिर हमने डाटा निकाला, कुछ जानकार थे, कुछ ऐसे, क्योंकि जब आप इस साइंस में होते हैं तो अलग अलग फील्ड के लोग आपसे कनेक्ट होते ही होते हैं। आपके साथ पॉलिटिशियन भी जुड़े होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी जुड़े होंगे, आपके साथ धर्म कर्म करने वाले भी जुड़े होंगे, आपका बिजनेसमैन भी जुड़े होंगे, नौकरी पेशा भी जुड़े होंगे। तो एक सर्कल था मेरा, उसके फादर या पुलिस में थे, तो उससे कुछ डाटा निकलवाया गया, उनके घर देखा गया, तो ये पाया गया जिस जिसका वेस्ट में मेन डोर था, क्योंकि कमाई तो सभी की जाती है। अगर मैं बोलूं कि एक कांस्टेबल से लेकर और कमिश्नर तक, ये बात बोलनी चाहिए ओपनली, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं कुछ मैनिपुलेशन होती है। तो अब जितना मैं देख सकता था वो देखा हमने कि जिन जिनका वेस्ट का मकान था उनके बच्चे बर्बाद थे। और एक दो बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि गाड़ी से मैं फोन पे बात करता हुआ जा रहा था, 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट कॉल कई बार होती है, या आपका दिमाग नहीं होता गाड़ी चलाते वक्त, कई बार आप नहीं सोचते कि यार नहीं सुनना चाहिए, पता नहीं आप उठा लेते हो, सुन लेते हो। एक बार कोई ऐसा डिसीजन चल रहा था ज्योतिष वाले, तो मैं जनकपुरी से लेकर द्वारका से लेकर रमेश नगर तक तकरीबन ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, मैं बात करता हुआ आया, और एक पुलिस वाला मेरे को लगभग उत्तम नगर से फॉलो कर रहा था। वो कहता जैसे ही रुकेगा मैं रुकूंगा, तो वो मैंने हटाया नहीं, मैंने भी नहीं देखा, मैं अपने मस्त में गाड़ी चला रहा था और फोन सुन रहा था। करते करते मैं रमेश नगर रेलवे तक आ गया, अपने लिए घर के लिए मुड़ने लगा तो उसमें नहीं रोक, वो कहीं जा रहा होगा आगे, तो थोड़ा देखता हूँ कब तक बात करता है। पकड़ लिया मुझे, कह रहा सर कहां से बात करते हैं पता है आपको? अब मैं तो कभी छोटे मोटे झूठ बोलने भी नहीं चाहिए, बोलो तो बहुत बड़ा बोलना है यार, छोटा क्या बोलो, क्योंकि सजा उतनी मिलनी है। तो मैंने बोला जी हाँ, कुछ बात तो करता रहा था और दिमाग में नहीं रहा, पता नहीं कोई ऐसा डिस्कशन था उस टाइम, कुछ किसी का फोन आ गया होगा क्लाइंट टू क्लाइंट का, तो परेशान होगा। तो बात हुई उससे, तो मैंने कहा गलती तो होगी भाई, बताओ। तो कहले क्या करते हो? मैं कहा जी मेरा तो ज्योतिष का काम है, ये मेरा कार्ड है, और आप चलो अंदर थोड़ा सा मेरा ऑफिस आ जाए। तो अब शक्ल से भी थोड़ा सा लगता ही धार्मिक सा, बातें थोड़ी सी करनी आती है, तो मैंने कहा भाई गलती हो गई, अगर चलान काटने काट ले कोई बात नहीं। मैं कहता जब कोई चलान करता है मेरे को अफसोस नहीं होता, मैं कहता सरकार को कुछ तो गया है यार, वैसे तो हम क्या टैक्स देते हैं सभी को पता है, कितना हम कमाते हैं कितना टैक्स देते हैं। तो उसने बोला चले यार चलान नहीं काटता आपका। तो मैंने कहा चलो देखो, मैंने कहा पैसे मैं नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं देता कभी भी। ये मेरी वाइफ जो है गवर्नमेंट जॉब में है, हमने कुछ जीवन में रूल बना रखे, जब तक बहुत जरूरत ना हो, जब तक कि लगे यार अब तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता और इससे बहुत नुकसान हो सकता है, तब जाके कुछ हम सोचते हैं, वरना 99.9% मैं कभी रिश्वत नहीं देता, क्योंकि मेरा कुछ असूल है लाइफ में। तो मैंने तो बोला देख भाई, मैं अगर चलान कटवाऊंगा तो पूरा कटूंगा, अगर तुम ये सोचते हो कि नहीं चलान से मना करते चलान नहीं काटा, तो मैं क्या करेगा, आपको ये सोचना है कि मैं 1000 रुपए की मैं आपको 200 500 दे दूंगा, मैं चलान कटवा लूंगा यार, पैसा नहीं दूंगा। तो मैं क्या मैं इतना कर सकता हूँ कि आप
मैंने कार्ड दिया, मैं कहा कंसल्टेंसी ले लेना। कह रहा चलो ठीक है यार, मैं आपसे ना आ जाऊंगा। फिर वो आया बाद में, फैमिली के साथ आया। तो कुछ डाटा मैंने उससे लिया, तो उसका भी ये देखा बच्चे से परेशान था। तो मैंने जब गया तो मेरा अच्छे उससे यारी दोस्ती बहुत बढ़िया वाली हो गई थी। खैर तो ट्रांसफर हो गया उसका। तो दे उससे मेरे को काफी डाटा मिले, क्योंकि जो उसका सर्कल है वैसे ही उसके लोग थे। तो ये देखा गया, अगर वेस्ट में आप समझिए किताबों से जो सीखते हो तो सीखते हो, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली सीख लेते हो ना, तो आपके जहन में बात आती है, फिर आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है। फिर आपकी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, किताबें सिर्फ क्लू देती हैं आपको, लेकिन जो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखते हो उसकी बात अलग है। ठीक है, तो वेस्ट में अगर मेन डोर होगा, गलत घर में कमाई लाओगे तो भाई साहब या तो ₹1 लाओगे, ₹1.5 निकल जाएगा, आज निकलेगा कल निकलेगा, डेफिनेटली निकलेगा। दूसरा, सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके बच्चों पर आएगा ही आएगा, बच्चे आपके बिगड़ेंगे बिगड़ेंगे। इसलिए वेस्ट में डोर में मना कर देता हूं, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जो गलत काम हमसे ना हो। अब गलत काम कई तरह से है। मान लीजिए आज मेरा धर्म है, बेशक मैं आपके फ्री पढ़ा रहा हूं, आज कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन मैंने आपका टाइम तो लिया ना। और मैं अगर आप अपनी हिस्से की आज ईमानदारी आपको ना दिखाऊं, सिर्फ बातें करके चला जाता है, या कुछ जो भी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, अगर मैं अपनी ड्यूटी अच्छे से ना करता, या मेरे से आप कोई कोर्स कर रहे हो और मैंने वो जिस चीज के आपसे पैसे लिए और मैं अपना धर्म नहीं निभा रहा, उस वक्त मेरा धर्म क्या है कि जिसके लिए मैंने आपसे पैसे लिए, चाहे ₹1 लिया या ₹1,00,000 लिया, अगर वो मैंने आपको डिलीवर नहीं किया, दैट मीन्स मेरे कार्मिक मेरे साथ रह गए हैं, मैंने अपना धर्म नहीं निभाया। और धर्म नहीं निभाएगा तो शनि महाराज बख्शेंगे नहीं। इसलिए आपको पता है जो भी जॉब में 9 to 5 जॉब है, तो 9 to 5 चाहे आपको कोई देखे ना देखे, आपने ईमानदारी से 9 to 5 जॉब करनी है। अगर ग्रहणी आपकी कोई ग्रहणी है यहाँ पर जो जुड़ी हुई है, अगर वो उसका काम क्या है, उसका कमाना तो काम नहीं है, लेकिन उसका काम है कि परिवार की देखभाल करना, अपने बुजुर्गों का देखना, बच्चों के बारे में केयर करना, यही तो धर्म है उसका। लेकिन वो छोड़ के अगर किसी महात्मा के चक्कर में या किसी मंदिर के चक्कर में पड़ी हुई है, तो वो अपने धर्म का पालन नहीं कर रही है, जितने मर्जी घंटी बजा है ना वहां पर, शनि महाराज जी बख्शेंगे नहीं आप। जब भी दशांतर दशा आएगी पकड़ लेंगे आप। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं शनि को अवॉइड करते हो, क्योंकि इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कलयुग में निभाने ना कोई संत आदमी होगा वो ही निभा पाएगा, इसलिए वेस्ट को अवॉइड करें। ठीक, इसके बाद आता है जो तत्वों की बात मैं कर रहा था। वास्तु में कुछ नहीं है, वास्तु में अगर बेसिक आपने पकड़ लिया, क्या बेसिक, जैसे हर दिशा का एक प्लैनेट होता है, हर दिशा का एक देवता है, हर दिशा किसी ना किसी तत्व से इंडिकेट होती है, यानी कि हर एक तत्व किसी दिशा में पाया जाता है। अगर आपने तत्वों को समझ लिया, प्लैनेट को समझ लिया, इन देवताओं को समझ लिया, तभी आप अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। किताबें पढ़ के नहीं आएगा ये ध्यान रख लेना। वास्तु किताब पढ़कर नहीं आ सकता। वास्तु किताब पढ़ने से क्या होगा, आपका सिर्फ माइंड में चली जाएंगी चीजें, लेकिन जब तक आपकी सेंसेस डेवलप नहीं होंगी, आपको फील नहीं होगी एनर्जी, स्कैनर पकड़ने से कुछ नहीं होगा। स्कैनर भी तभी काम करेगा जब आपको नॉलेज होगी, जब आप नेचर के कंपेटिबल होंगे, तब जाके स्कैनर अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तत्वों को पहले समझना होगा। जो हमारे 5 तत्व हैं, आप तत्वों को समझ लो, थोड़ा सा बताता हूं तत्वों के बारे में। तत्वों के बारे में बोला गया है कि इस पूरी ब्रह्मांड 5 तत्व से बना है, इसी तरह हम 5 तत्व से बने हैं, क्योंकि क्या बोला गया है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जो हमारे पिंड में है यही पूरे ब्रह्मांड के अंदर है। तो ऋषि मुनि जो लिखकर गए हैं कि सूर्य की डिस्टेंस जितना है, चंद्रमा इतना है, सूर्य इतने किलोमीटर है, या सूर्य का रंग ऐसा है, मंगल पर लाल है, मंगल को लाल बोला है। साइंस अब कह रही है, मंगल पर जाकर देख रही है वो तो लाल है। अरे ये तो हमने पहले बता दिया मंगल लाल है यार, आपने क्या तीर मार दिया। तो क्या वो ऋषि मुनि क्या उठकर गए थे, उनके पास क्या कोई विमान था, क्या कोई स्पेस में गए थे, क्या अंतरिक्ष में गए थे, क्या रॉकेट से हो, कहीं नहीं गए यार। उन्होंने जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वही उनके अंदर है, उन्होंने अपने अंदर झांक कर अपने को इतना एनलाइटेंड कर लिया कि उन्होंने अपने अंदर ही ब्रह्मांड को खोज लिया। तब होगा जब एक अच्छे लेवल पर आप जाएंगे, पढ़ने से नहीं आएगा, स्पिरिचुअल की तरफ मेडिटेशन करने से, भक्ति करने से, ज्ञान लेने से आएगा, प्रैक्टिकल ज्ञान लेने से आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है तत्व को पकड़ो। पहले क्या, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और वायु तत्व, 4 तत्व बचे। इन 4 तत्वों के बाद जो जगह बच जाए दैट इज स्पेस एलिमेंट। लोगों को ये नहीं पता लगता, ये तो दिखता है
वो कहते हैं स्पेस एलिमेंट क्या होता है। मैं कहता हूं भाई ये जो 4 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इसके बाद जो जगह बसती है दैट इज स्पेस। अब जितने भी वास्तु कंसल्टेंट हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूं। बेशक आपको अच्छी नॉलेज है, लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि थोड़ा सा ज्ञान हम भी रखते हैं। मैं जो काम करता हूं ज्यादा, या मैं अपने जितने स्टूडेंट को गाइड करता हूं, मैं कहता हूं स्पेस एलिमेंट पर सबसे ज्यादा काम करो, क्योंकि ये 4 तत्व स्पेस एलिमेंट में पाए जाते हैं। या तो मैं 4 तत्व ठीक कर लूं तो स्पेस अपने आप ठीक हो जाएगा, या मैं एक अकेले स्पेस एलिमेंट को ठीक कर लूं तो 4 तत्व अपने आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि 4 तत्व स्पेस एलिमेंट में है। स्पेस मतलब जो इन 4 के बाद जो खाली जगह बची है। जैसे आपकी बॉडी है, जितनी मसल्स हैं, जितनी बोन्स हैं, दैट इज अर्थ एलिमेंट। जितना वाटर फ्लो हो रहा है आपके, या ब्लड फ्लो हो रहा है आपके अंदर, वो क्या है? वो वाटर एलिमेंट है। जितनी फायर है आपके अंदर, फायर क्या, 2 रूप में फायर है आपके पास। तो फायर बहुत तरह की फायर होती है आपके पास, लेकिन जो 2 आप लोग सभी जानते हैं, एक जठराग्नि है जो हमारे खाने को पचाती है, एक आत्मा रूपी अग्नि है। जब मर जाता है क्या बोलते हैं हम? ठंडा हो गया। दैट मीन्स आत्मा रूपी अग्नि निकल गई है आपके अंदर से, तभी तो आप ठंडे पड़े। तो 2 फायर सभी जानते हैं। फायर बहुत किस्म की होती है। एयर भी कई तरह की होती है आपकी बॉडी में, आपको पता ही नहीं है कितने तरह की एयर है, चलो वो अलग सब्जेक्ट है। तो दैट मीन्स ये जो फायर है आपके अंदर, ये फायर एलिमेंट है आपका। एयर तत्व क्या है? जो आप ब्रीथ ले रहे हो, आपकी जो नसें धड़क रही है, आप देखना पल्स आपकी, ये किसकी वजह से? ये फायर की वजह से, एयर की वजह से। दैट इज एयर एलिमेंट। और इसके बाद जो बचता है आपके शरीर में खाली जगह, दैट इज स्पेस एलिमेंट। आप सोचिए जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कुछ भी बनाया जाता है, वो कैसे बनाया जाता है? क्यों उनकी स्लैब ऊपर, बड़ा छत ऊपर, एक त्रिकोणा बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है? ट्रायंगल ही क्यों बनता है? पिरामिड शेप ही क्यों बनती है? कोई भी आप ले लो, चाहे गिरजाघर लो, उसका भी आप देखिएगा। मंदिर लीजिए, गुम्मद बनता है, जहां गर्भगृह होता है उसके ऊपर देखिएगा। गुरुद्वारा है, उसके ऊपर देखिए गुम्मद बना होता है। कोई तो मतलब है, सबकी छत ऊंची होगी। दैट मीन स्पेस एलिमेंट को क्रिएट किया गया है, क्योंकि जिस तरह की एनर्जी मंदिर में सर्वाइव करती है, वो बिना स्पेस एलिमेंट के नहीं कर सकती। उसको स्पेस एलिमेंट चाहिए, क्योंकि हर एनर्जी को एक स्पेस चाहिए होता है, तभी वो आप वहां सर्वाइव कर सकती है। अब अगर आप बोलेंगे कि वो छोटा सा मंदिर बना दिया और बंद कर दिया, गुम्मद पिरामिड शेप नहीं लगाई, तो वो चीज को अट्रैक्ट नहीं करता। वो फिर पिरामिड का थोड़ा बता देता हूं। जो गुम्मद बनता है, दैट मीन्स उसमें कोई मिरेकल नहीं है। जैसे प्लास्टिक के हम पिरामिड बोलते हैं, कुछ बोलते हैं प्लास्टिक तो है यार, ये क्या काम करेगा, ऐसा नहीं है। जब कभी भी एक शेप बनती है, अब मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि वो मूवी थी ना आमिर खान की, कि मैं डेमो करके दिखाता हूं आपको। जो कौन सी मूवी थी यार, वो एक मूवी थी, याद नहीं आ रहा, करीना कपूर की। वो हर चीज डेमो करके दिखाता है, जिसमें रणछोड़ दास बनाया, क्या बना वो, 3 इडियट्स। यस, बहुत फेमस मूवी है। तो डेमो हम बता रहे थे आपको, डेमो करके। किसी का डेमो कर रहा था मैं? पूरे पिरामिड का। अब आप समझिए, जब हम ये शेप बनाते हैं, तो एक शेप बनती है, मतलब पिरामिड बनाया तो एक शेप बनी। एक शेप से क्या होता है कि एंगल बनता है। पिरामिड ऐसा नहीं काम करते कि एंगल पे चीज बनी होगी तो वो किसी यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब कैसे आप पता लगेगा? मान लीजिए 2-4 लोग जा रहे हैं या लड़कियां जा रही हैं, तो हमारी नजर, अगर मैं मेल हूं तो फीमेल पर कब पड़ेगी मेरी, या मैं फीमेल हूं तो किसी मेल की तरफ मैं कब अट्रैक्ट होऊंगा? सलमान खान को देखते हैं ना, क्या बोला जाता है? 6 पैक एप। भाई कोई उसको तो नहीं देखता, कोई बिल्कुल यू शेप का होगा, उसको देखा है क्या कभी किसी ने? हीरो है क्या वो? या आपकी मार्केट में जा रहा है कि नजर पड़ेगी उस पर? कोई नहीं देखेगा। यानी कि जब कोई एक शेप बनती है, दैट मींस वो किसी चीज को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। जैसे करीना कपूर की पीछे चली थी, वो 0 फिगर समथिंग करके चलता है, जब मार्केट में ट्रेंड चलता है ना, कि ये साइज है, 0 फिगर है, ये है, 6 पैक ऐप है। जैसे सलमान खान ने बनाए पीछे, कभी शाहरुख खान ने बनाए थे, कभी ऋतिक रोशन बनाता है। तो एक वो शेप क्रिएट करते हैं, तभी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। दैट मीन्स हर शेप की कुछ एनर्जी होती है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है चीजों को। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शेप अट्रैक्ट करती है। दूसरा, जब हम रेमेडी कोई भी करते हैं, आप ये समझिए, साइंस इस बात को कहती है, जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं
और मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, आज की साइंस ये कहती है, हमारी हमारी साइंस तो बहुत पहले से कहती है, लेकिन अब जो जो साइंटिस्ट हैं वो भी अब इस बात को मानते हैं कि जब कभी भी इस ब्रह्मांड में, इस पूरे ब्रह्मांड में एक कण भी हिलता है तो पूरा ब्रह्मांड शेक करता है। आप सोच सकते हैं इस बात को। जब कभी भी नेचर के अंदर एक पत्ता भी नीचे गिरता है तो पूरा ब्रह्मांड को पता लगता है कि एक पत्ता नीचे गिरा है, वाइब्रेशन होती है पूरे ब्रह्मांड में। तो जब कभी भी हम कोई रेमेडी करते हैं तो ब्रह्मांड तक वो उसकी वाइब्रेशन जाती है। ऐसा नहीं है आप सोचते हैं कि यार ये पैरामिड लग गया तो क्या होगा, ये क्रिस्टल लग गए तो क्या होंगे, ये मंत्र का चैंट किया तो क्या होगा। इसके पीछे साइंस काम करती है, जिस साइंस को हम तो मानते आए थे, लेकिन हमारा बिलीफ सिस्टम से मानते थे हम। तो उस साइंस को जिसको हम बिलीफ सिस्टम से मानते थे, क्या हमारा ज्ञान इतना नहीं है कि हम अपनी आंखों से देख सकें, लेकिन ऋषियों ने वो उसको देख लिया था और आज की साइंटिस्ट इस बात को मानने लगे। अगर क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है कि एक पार्टिकल भी हिलता है तो यूनिवर्स शेक करता है, यूनिवर्स को पता लगता है। तो जब आप कोई चीज, कोई गमला यहां रखा है, कोई पेंटिंग यहां रखी है, यहां से उठा के मैंने बोला यहां रख दो, तो वाइब्रेशन, उसकी वाइब्रेशन पूरे एनवायरमेंट में, पूरे ब्रह्मांड में गई है वो। तो चीजें काम करती है, कहने का मतलब ये था। ठीक है, इसी तरह से त्रिदोष होता है, तत्वों को बैलेंस करना होना चाहिए। तत्व बैलेंस होंगे तो वहां पर एनर्जी सर्वाइव करेगी, अच्छी एनर्जी सर्वाइव करेगी। अच्छे तत्व, अच्छी स्ट्रक्चर, अच्छी शेप में अगर आप मकान बनाते हैं तो वहां पर एक नेचर की एनर्जी सर्वाइव करती है, वरना नहीं करेगी। जब तक आपके तत्व बैलेंस नहीं होंगे या एक प्रॉपर शेप नहीं होगी, नहीं है तो बनाएंगे, कुछ रेमेडी से बनाएंगे। इसके बाद आता है त्रिदोष, त्रिगुण। तीन तरह के गुण होते हैं, सत्व, रजस, तमस। अब तीनों ही गुणों की आपको जरूरत है। जैसे कि बेडरूम है, बेडरूम घर के अंदर 5-6 किस्म के हो सकते हैं। पहला है आपका बच्चे का बेडरूम, पेरेंट्स का बेडरूम, एक आपका मास्टर बेडरूम, एक गेस्ट रूम, एक आपका सर्वेंट रूम। 5-6 कमरे हो गए। तो कहां पर किस तरह की एनर्जी चाहिए उस जगह उसको प्लेस करेंगे, अंदर की व्यवस्था भी उसी तरह से करेंगे और उस स्ट्रक्चर को भी एक स्पेसिफाइड एरिया में बनाएंगे। ये नहीं कि सारे मास्टर बेडरूम एक जगह बन जाएंगे, या जहां पर मास्टर बेडरूम बनेगा वहां बच्चों को भी बन सकता है, क्योंकि बच्चे के रूम की एनर्जी अलग होगी, आपके अपने रूम की एनर्जी आपको अलग चाहिए। दोनों की एक्टिविटी अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों का प्रोफाइल अलग अलग है। तो वो सिखाएंगे आपको कैसे बनती है, क्या आपने ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, जब जोन बनाते हैं। अब जो लोग हो सकता है कुछ महावास्तु को जानते होंगे, और हम भी, हमारे भी गुरु हैं और उनका हमेशा मैं साथ नमन करता हूं, क्योंकि उनकी वजह से हमारा बहुत अच्छा धंधा चलता है। कि वास्तु जितना उन्होंने फैलाया किसी ने नहीं फैलाया, और उन्हीं की वजह से अच्छी चीज भी मिलने शुरू हो गई। लेकिन जिस 16 जोन वास्तु की महावास्तु वाले बात करते हैं, और वास्तु से उन्होंने महावास्तु एक ब्रांड नेम बना दिया है, या बोल, अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि 16 जोन की क्रिएशन केबी सर ने की है, गुरु ने की है, तो ऐसा नहीं है। वो खुद नहीं कहते कभी भी, लेकिन लोगों में ऐसा भ्रम है कि बस वास्तु वो ही लेकर आए हैं, 16 जोन उससे पहले कुछ था ही नहीं। अरे भैया, क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ तो लो एक बार, जो वो बता रहे हैं 5000 साल पहले के लिटरेचर लिखे हुए हैं तब से। हमारे यहाँ 16 कमरे, क्लासिकल टेक्स्ट, किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट उठाकर देखेंगे 16 कमरे पहले से लिखे हैं। हम 16 कमरे बोलते हैं, उन्होंने 16 जोन बोल दिया उसको, बस इतना फर्क है। 2-3 के नाम चेंज कर दिए, बाकी चीजें वही हैं, चीजें वही मिलती है। तो ऐसा नहीं है कुछ, कोई भी इस एरा में अभी तक जन्मा नहीं है कि 5 तत्व से छठा तत्व कोई निकाल दे, 3 गुण से चौथा गुण कोई पैदा कर दे, त्रिदोष से कोई एक दोष कम कर दे या एक दोष बढ़ा दे। कोई ऐसा ऋषि पैदा नहीं हुआ, चीजें वही है, सिर्फ पॉलिश कर दिया गया है, एक वीनस का लेप लगा दिया गया है, और जो चीज 10-20 हजार में हो सकती है वही वो बढ़िया 2-2 लाख 4 लाख में कोर्स करा रहे हैं। बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है, कराएं, बहुत बढ़िया, गुरु है हमारे, अच्छी बात है, तरक्की करें। लेकिन चीजें वही है, चीजें अलग नहीं है। वो इसलिए पता है ना कि हमें बेसिक पता है, लेकिन हम भी कहते हैं महावास्तु, पढ़ लो महावास्तु। महावास्तु हमारे कोर्स का सिर्फ 10% पार्ट है जो मैं पढ़ाता हूं, 90% बहुत अलग है, और वो 10% कोई 100% मान के बैठे, तो ऐसा नहीं है।
दूसरा, रेजिडेंशियल वास्तु अलग होता है, कमर्शियल वास्तु अलग है, इंडस्ट्रियल वास्तु अलग है। चलो मंदिर वास्तु बोल भी जाओ। तो बहुत बड़ा फील्ड है वास्तु का। रेजिडेंशियल में रूल अलग है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल के रूल अलग है। और अगर 100 लोग पढ़ाने वाले हैं वास्तु को, मैं एक एवरेज बता रहा हूं, तो 80% लोग कमर्शियल इंडस्ट्रियल पढ़ाते ही। इस कमर्शियल इंडस्ट्रियल के ऊपर कोई ऑथेंटिक बुक भी नहीं है, क्योंकि अगर क्लासिकल लिटरेचर की बात करेंगे तो उस वक्त में व्यवसाय या क्या एक लिमिटेड हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में उसको कैसे लगाएंगे। इसलिए अगर कमर्शियल इंडस्ट्रियल वास्तु करना है तो बिना ज्योतिष के नहीं हो सकता। ठीक है, सारे क्लू वैसे मिलते हैं हमें क्लासिकल से, लेकिन ज्योतिष लगता है इसमें। ठीक है, इसी तरह से कलर हम कौन से कराएंगे, तो आपको सन की पता होना चाहिए कि व्योर है कि सूर्य ईस्ट से उदय होता है, वेस्ट में छिपता है। एग्जैक्ट ऐसा नहीं होता, सूर्य की पोजीशन रोज चेंज होती है, लेकिन आपको यही सिखाया गया कि ईस्ट से होता है और वेस्ट में हो गया, छुप गया। लेकिन गर्मियों में देखिए कहां से होता है और सर्दी में कहां से होता है। एग्जैक्ट 90 डिग्री का फर्क आ जाता है। 45 डिग्री का तो हमेशा रहता है ज्यादातर। साल के सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं एग्जैक्ट जब सूर्य ईस्ट में होता है, बस। तो उसको पता होना चाहिए आपको कि कौन सा कलर उस वक्त में सूर्य से निकल रहा है, कौन सा कलर हमें किस एक्टिविटी के लिए चाहिए, वो किस जोन में क्या चीज हम बनाने वाले हैं। तो उसी हिसाब से कलर थेरेपी हम यूज करते हैं, तो कलर के माध्यम से हम चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए किस डायरेक्शन, किस एरिया के लिए, किस स्ट्रक्चर के लिए कौन सी दिशा सूट करेगी, किस व्यक्ति विशेष के लिए क्या एक्टिविटी वो करने वाला है, उसके हिसाब से कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी। तो ये सब कुछ आपको सीखना होगा। तो ये सब चीज हम सिखाए जाते हैं। फिर दूसरी बात आती है रेमेडी की, अब क्योंकि सबको ना रेमेडी चाहिए। फिर भी मैं कहूंगा क्लासिकल जरूर सीखना लाइफ में, मेरे से सीखो या कहीं से भी सीखो, क्लासिकल जरूर सीखना, उसके बाद ही आगे बढ़ो। जब उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो जीवन में वास्तु में मार नहीं खाओगे जिसने क्लासिकल पढ़ा है। चाहे कोई भी हो, चाहे ज्योतिष भी पढ़ते हैं तो बेसिक तो आना चाहिए ना। अब के भी पढ़ लिया, लेकिन ये नाड़ी पढ़ लिया आपने, लेकिन आपको अगर वैदिक ज्योतिष नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है कि उतने पॉलिश नहीं हो पाएंगे आप जितना एक ज्योतिषी को होना चाहिए। अब रेमेडी की बात आती है, जो हमारे कोर्स का पार्ट रहता है, हम अपने कोर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहले रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल वास्तु पढ़ाया जाता है, उसमें सारा बेस तैयार किया जाता है और रेजिडेंशियल वास्तु कवर होता है। उसके बाद हमारा आता है कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, वो अलग पार्ट है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है। तो बेसिक चीज बेसिक वही रहता है हमारा, बेसिक चेंज नहीं होता, लेकिन कुछ काफी चीजें अलग हो जाती है। तो हमारा जो बेसिक कोर्स रहेगा वो पहले रेजिडेंशियल का रहेगा, फिर कमर्शियल इंडस्ट्रियल बाद में पढ़ेंगे। और हमारी जो रेमेडी रहती है हमारे से करने के बाद, शायद कोई ऐसी रेमेडी जो आपको नहीं आएगी, लेकिन वो दोनों करने के बाद कुछ चीजें हम रेजिडेंशियल में रेमेडी में बताते हैं, और फिर बाकी ज्यादातर चीजें हम अब जब एडवांस करते हैं कमर्शियल इंडस्ट्रियल भी, तब उसमें बताते हैं। चाहे वो आपका लाल किताब की रेमेडी है वो भी आप सीख जाते हैं हमसे, चाहे वो वैदिक रेमेडी है वो भी सीख जाते हैं, चाहे न्यूमरो रेमेडी है वो भी आप सीख जाते हैं, चाहे वो पैरामिड रेमेडी है, जियोपैथी रेमेडी है, क्रिस्टल से रेमेडी कैसे की जाती है, रुद्राक्ष से रेमेडी कैसे की जाएगी, फेंगशुई से रेमेडी कैसे की जाएगी। ठीक है, प्लांट से रेमेडी कैसे करेंगे, कलर से कैसे करेंगे, दान कैसे करनी है, किसकी मंत्रों की चैंटिंग करनी है, हीलिंग से कैसे करना है, और स्विच वर्ड कैसे यूज करना है। मतलब कुछ नहीं छोड़ते हम, क्योंकि जितना पढ़ा है ना सारा लगा देते हैं। आपकी आर्ट होती है कि आपने जो पढ़ा है वो सारी नॉलेज को आप कैसे इंपोज करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं कि मेरा सिलेबस होता है। सिलेबस तो खैर बताने के लिए सिलेबस है ना, मैं सिलेबस से कभी पढ़ा था ना बुक से कभी पढ़ा था। जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उनको पता है मेरा तरीका क्या होता है पढ़ाने का, मैं बुक से कभी नहीं पढ़ाता। और कोर्स का एक सीक्वेंस तो रहता है, लेकिन ये भी नहीं कि यही पढ़ाना है। जब उस वक्त बेशक 2 चीज एक्स्ट्रा चली जाएंगी, तो हर कोर्स में ऐसा होता है कि कुछ चीज एक्स्ट्रा चली जाती है और कुछ चीज एक आध चीज रह भी जाती है। तो वास्तु के अंदर सबसे पहले हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु, हम क्यों वास्तु पढ़ेंगे थोड़ा सा मैंने बताया भी, और थोड़ा आपको गाइड करेंगे। फिर यूनिवर्सल एनर्जी जो है हमारी सन की एनर्जी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, या हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, उसके क्या मायने होते हैं वो सीखेंगे। फिर हिस्ट्री ऑफ वास्तु है, वास्तु पुरुष एक होता है, उसके बारे में हम सीखेंगे। फिर ग्रिड बनती है 9x9 की, उसका क्या मतलब है, सारे जोनों के बारे में पढ़ेंगे, सारे प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, सारे देवताओं के बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्लॉट कैसे करना है, ठीक है, डायरेक्शन कैसे एनालाइज करनी है, किस व्यक्ति को कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, शेप कौन सी आपको सूट करेगी, किस तरफ आप प्लॉट को एक्सटेंड कर सकते हैं, किस तरफ आप प्लॉट को
थोड़ा कट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 7 वाला प्लॉट बिक रहा है तो आप खरीद लो, वो भी देख के खरीदना होता है कि कौन सा पार्ट आप बढ़ा रहे हो, फिर कोई बेच रहा है तो कौन सा बेचना है। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग आपको बताएंगे कैसे करती है, कितने वर्ण होते हैं, आप कैसे कौन सी मिट्टी को कैसे जज कर पाएंगे कि आपका वर्ण कौन सा हो सकता है और मिट्टी का वर्ण कौन सा होगा। फिर नक्षत्र घर का कैसे निकलेगा, आपका कैसे निकलेगा। फिर जिस भूमि पर आप मकान बना रहे हो, जिस एरिया में आप रह रहे हो, जिस दिशा में आप रह रहे हो, वो आपको सूट करते नहीं करते, ये सब आपको रेजिडेंशियल में बताया जाता है। फिर जो मेन चीज है, जैसे आपका जो हम बोलते हैं वेद, यानी कि ऑब्स्टिकल जो है सामने घर के, चाहे पेड़ है, खंबा है, किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल है, घर दूसरे घर का कौन आ रहा है, पार्क आ रहा है, मंदिर मस्जिद है, उसके क्या रिजल्ट आपको आता है, वो सब बताया जाता है। उसके बाद आता है कि आपने खाली जगह कहाँ छोड़नी है घर के अंदर, आपका फ्लोर लेवल किस तरफ, आपके फ्लोर का झुकाव होना चाहिए, अगर आपका कितने साइड ओपन प्लॉट है तो किस तरफ आपने मेन डोर निकालना है, या कहां पर निकाला है तो उसके रिजल्ट क्या आपको आएंगे, बालकनी कहां निकालनी है। फिर जितना भी आपका एक बड़े से बड़े घर में आप कितने भी रूम बना सकते हैं, बच्चों का रूम, अपना रूम, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, गैराज, किचन, ड्राइंग रूम, आपके स्टोर, आपका स्ट्रॉन्ग रूम, कैश या जो भी आपके एसेट्स है, आपका डाइनिंग, आपका बाथरूम, आपका टॉयलेट, स्टोर, सब चीज आपको बताई जाएगी विद लॉजिक के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं बिना लॉजिक के, एटलीस्ट जब रेजिडेंशियल पढ़ाता हूं तो 90% चीजें विद लॉजिक बताता हूं आपको कि यहां पर है तो क्यों है। उसके बाद एडवांस में थोड़ी सी चीजें अलग चली जाती है, लेकिन जब तक, क्योंकि देखिए जब आप किसी भी नई चीज को सीखते हो तो आप छोटे बच्चे ही हो, बेशक आपकी उम्र 50 साल होगी, तो जब हम छोटा बच्चा, अगर हमने एबीसीडी सिखानी है, ए फॉर एप्पल सिखाते हैं शुरू में, तो ए बड़ा नहीं बनाते, सिर्फ एप्पल दिखाया जाता है सब। बच्चों को अगर ए सिखाएंगे, एप्पल नहीं दिखाएंगे तो समझेगा नहीं। इसलिए शुरुआत में आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है कि आप फिर आगे आपकी सोच बढ़नी शुरू हो जाती है। जब आप एक चीज साइंटिफिक तरीके से सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आप दूसरे वर्ल्ड में एंटर कर जाते हैं कि जब आप सोच सकते हैं कि हाँ अब ऐसा भी मैं हो सकता है, ऐसा भी सोच सकता हूँ। तो जितनी भी तरह के आपके रूम है, जितनी तरह की आप एक्टिविटी घर के अंदर कर सकते हैं, चाहे आपका 100 गज का मकान है, चाहे 10 गज का मकान है, जो भी आप बनाएंगे रेजिडेंशियल में, वो आपको रेजिडेंशियल में सब कुछ सिखाया जाता है। और जितनी तरह की रेमेडी मैंने बताई है, इसमें से कुछ रेमेडी हम रेजिडेंशियल में बताते हैं, बाकी ज्यादातर रेमेडी हम एडवांस में ही बताते हैं, क्योंकि जब तक आप मेच्योर हो चुके हो। दूसरा, इसके साथ साथ जब आप कोर्स करते हैं तो मुहूर्त कोई नहीं पढ़ाता, जबकि बिना मुहूर्त के वास्तु नहीं हो सकता। जब आपने छत डालनी है तो आपको देख तो लो नक्षत्र कौन सा है। अगर गलत नक्षत्र में आपने दरवाजा की नींव रख दी, या नींव खुदाई शुरू कर दी, या किस दिशा से खोदना शुरू करना है और किस दिशा से सबसे पहले आपने बनाना शुरू करना है, ये कौन बताएगा, हम ही तो बताएंगे। और सबने ज्योतिष में पढ़ा है, ये जितने भी ज्योतिष है, जिसने भी मुहूर्त पढ़ा है, वहां पर सब लिखा गया है। राहु मुख कुछ विचार सबने पढ़ा है कि कहां से नींव खुदाई शुरू करनी है, कहां पर किस, जब सूर्य सन किस साइन में होता है तो उस राहु का मुख कहां पर है, पूछ कहां पर है। तो जब खुदाई शुरू करते हैं तो ना तो उसके मुख से करते हैं ना पूंछ से करते हैं, जहां पर एक दिशा मिलती है हमें, जहां पर उसका ना मुख होता है, ना पूंछ होता है, ना पीठ होती है, तो वहां से खुदाई शुरू करनी होती है। तो कहां से सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जब गृह प्रवेश करना है तो वास्तु कंसल्टेंट का काम है, ये नहीं वो पंडित बताएगा जाकर कि अगर कोई दोष है तो उसको मंत्रों से कैसे ठीक करेंगे। मेरे को गृह प्रवेश करना है तो कौन से दिन करें, क्या रिचुअल्स होने चाहिए, जब हम नींव रखते हैं तो क्या विधि होनी चाहिए, सब बताया जाता है और सब हम बताएंगे आपको, इतना कर देंगे, आपको किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी उनको दक्षिणा जानी चाहिए कि उनका कर्म ऐसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने ब्रीफली बता दी। थोड़ा सा आपको ज्ञान थोड़ा बड़ा होगा कि वास्तु एटलीस्ट होता क्या है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले मैं नीरू जी को करूंगा या बजाज साहब को ओपन करूंगा। नीरू जी, आप हैंड रेज कर कीजिए। थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया और आपने लगभग 2 घंटे मुझे सुना। उम्मीद करता हूं कि कुछ चीज आपको, कुछ माइंड एटलीस्ट ओपन हुआ होगा। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं रटवा देता कि भाई साहब ये लिखो, पेड़ यहाँ होना चाहिए, गमले यहाँ रखने हैं। मैं आपका जवाब दूंगा अभी, ऐसा नहीं कि मैं चला गया छोड़ के। जो कुछ सोचकर आया होगा कि भाई यार मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा या मुझे एक क्वेरी है, तो उसके आंसर मैं देकर जाऊंगा, निश्चित भैया। ठीक है, सबसे पहले नीरू जी, नीरू जी। जी सर। मेरा सेशन यहीं तक था।
अभी मैं सबके क्वेश्चन आंसर ले लूंगा, क्योंकि किसका कुछ क्वेश्चन हो सकता है, कोई कुछ सोच के आया होगा, लेकिन हमें डेमो क्लास थी तो ये एटलीस्ट ये बताना फर्स्ट था कि हम क्या कराते हैं, कैसे कराएंगे, और आपने किसी से भी करना है तो जी क्या सर करना है। बिल्कुल सर। अब बताइए, आप बोलिए थोड़ा सा। सर बिकॉज मैं तो ऑलरेडी आपसे ज्ञान ले चुकी हूँ, बहुत लकी हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप खाली थ्योरेटिकल स्टडी नहीं कर सकते हो जब तक आपको उसके बेस ना पता हो, जब तक आप उसके लॉजिक्स को सही तरीके से खुद ना समझ पाए, तब तक आप उसको कितना मेमोराइज कर लेंगे। तो सर की जो पढ़ाने की पद्धति है, स्टाइल है, जो उनका जो थ्योरम है ना, वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी के साथ और लॉजिक्स के साथ रहता है। तो हम लोग तो जितना भी वास्तु, क्योंकि मेरे को भी खुद एक खौफ था पहले वास्तु के बारे में कि वास्तु कैसे करूंगी, डायरेक्शंस कैसे निकालेंगे, या कॉम्पस, मेरे को तो कॉम्पस भी देखना नहीं आता था पहले। बट लेकिन हाँ, जब से नागेश जी ने ये चीज सिखाई है, नाउ मैं अपने घर में हर चीज को अपने अकॉर्डिंगली प्लेस करती हूँ कि मुझे कहाँ पे पॉट्स रखने हैं, मुझे कहाँ पे भगवान को मतलब कौन से कितने साइज की गॉड हमारे पास होने चाहिए, टेम्पल घर में होना नहीं चाहिए, और हमारे पास मतलब एवरी छोटी छोटी जिसे कहते हैं माइन्यूट स्टडी, वो हम लोगों ने सीखी है। तो इट्स अ ब्लेसिंग, कंप्लीट ब्लेसिंग, क्योंकि आज के टाइम पे वास्तु सिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी ना पूरा कोर्स करने के बावजूद आप लोग उसके बेसिक्स को जब तक क्लैरिटी के साथ नहीं समझेंगे, आपको वास्तु नहीं आएगा। नो मैटर यू स्पेंड एन अमाउंट ऑफ मनी, लोग कोई 50,000 लेता है, कोई लाख रुपए लेता है वास्तु सिखाने का, बट उसकी ना इन डेप्थ क्लैरिटी नहीं आती। हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो कि बहुत महंगा खर्च करके जब कोर्स अटेंड करने के लिए बैठे थे, तो कहते हैं सर हमारे को ये तो लॉजिक समझ ही नहीं आया आज तक कि मतलब इसका क्या लॉजिक था। एंड मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं स्टूडेंट हूँ इसलिए, बट हाँ, मैं जो भी अब आपसे बात करूंगी तथ्य के साथ करूंगी। आप जब कोर्स करेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि एक एक छोटा छोटा चीज की कैलकुलेशन क्यों, वाई, आपका वाई क्लियर होगा। जिंदगी में जब हमारा वाई क्लियर होता है ना, तभी मैं कह सकती हूँ कि हम लोग कह सकते हैं यस, वी हैव अचीव्ड समथिंग इन लाइफ। तो इस बात की श्योरिटी है, आपका वाई जरूर क्लियर होगा कि वास्तु क्यों सीखें, वास्तु कहाँ इंप्लीमेंट करें, वास्तु से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, और हम लोगों का उद्धार कैसे करेंगे। अभी इन शॉर्ट तो मैं यही कह सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, दूसरा ना, मेरी थ्योरी थोड़ी अलग होती है, चाहे जो जिसने भी मेरे से जी पहले पढ़ा होगा उसको इतनी बात तो समझ आ गई कि मैं इंसान को उसके लायक बनाता हूँ, मैं डॉक्टर बनाता हूँ, मैं कंपाउंडर नहीं बनाता किसी को, क्योंकि मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ और आपकी सोचने की का नजरिया बताता हूँ कि आपने ऐसी डायरेक्शन से सोचना है। मैं कभी आपको लेमैन नहीं बनाता कि आपको सिर्फ रटवा दिया, बुक पढ़ी है, वैसे ये 10 फॉर्मूले रट लीजिए और ऐसे काम कर लीजिएगा, उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जिस ओपन साइज में आप एंटर किए हैं वहां पर ना तो कोई कुंडली रिपीट होगी जीवन में आपके पास, ना ही कोई नक्शा रिपीट होगा। हर नक्शा अलग है, हर कुंडली अलग है। अगर आपको कुंडली रटवा दी जाए तो आप ज्योतिषी नहीं बन सकते जब तक आपको बेसिक ना बताओ। इसी तरह से अगर मैं वास्तु के सिर्फ रूल रटवा दूं आपको कि इस दिशा में ये बना लेना, इस दिशा में ये बना लेना, इस दिशा में फॉल्ट हो तो ये कर लेना, या 2 4 10 नक्शे आपको बता दिए कैसे करेक्ट करने हैं, लेकिन जो मैंने बता दिया वो कभी रिपीट नहीं होगा आपकी लाइफ में। आपका नक्शा अलग ही आएगा, आपकी पास कुंडली अलग ही आएगी। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपको इस लायक में बना दूं कि आप हर किसी नक्शे को देखकर, हर किसी कुंडली को देखकर अपने आप सोच सके इसमें ये होने वाला। मैं चलता हूं मोदी जी की नीति पर, कांग्रेस की नीति पर नहीं चलता। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वैसे मैं एक नीति बता रहा हूं। कांग्रेस की नीति क्या थी कि गरीब को गरीब रखो, बस उनको सब्सिडी दे जाओ, उठेंगे नहीं कभी ऊपर। और मोदी की नीति क्या है, उनको सक्षम बनाओ कि जो आज खुद जॉब मांग रहे हैं वो 10 लोगों को रोजगार दे सके। तो मेरी भी नीति ये रहती है कि आप जो मेरे से पढ़े रहे हैं या सीखते हैं तो आप आगे उसको सिखा सके, पढ़ा सके, अप्लाई कर सके। ठीक है। हाँ जी, आप कौन क्वेश्चन पूछना चाहता था? एक बार वंदना जी थी, कौन थी? एक मिनट प्लीज हाथ खड़ा करें दोबारा से, वो चला गया। कर लिया। हाँ जी, वंदना जी, वंदना यादव जी। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग जी। एकेडमी कोई है उनको भी लेता हूँ प्लीज, एक एक करके हाथ खड़ा कर लें, मैं सबको ले लूंगा। हाँ जी मैडम प्लीज। सर गुड मॉर्निंग जी। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वैसे तो मैं आर्किटेक्ट ही हूँ बाय प्रोफेशन एंड वास्तु भी करती हूँ, बट मे बी आपके साथ हमें बहुत कुछ जो लॉजिकल है वो भी सीखने को मिलेगा। सर एक चीज, जब हम वास्तु करते हैं लोगों का, तो क्या ये जो ब्लैक मैजिक आजकल इतना होता है ये भी वास्तु ट्रीटमेंट कर देते हैं? मतलब वास्तु के अगर अच्छा वास्तु हो तो ये चीजें का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किया जा सकता है? बिल्कुल, आप समझिए बात को मैडम।
आप देखिए, अभी आपने सुना होगा ना डेंगू दिल्ली में आता है, या कोई भी डिजीज या कोरोना भी फैला हुआ है, तो क्या सभी लोग कोरोना से मर गए क्या, या मर जाएंगे? नहीं सर। पता नहीं किस किस को कोरोना हो रखा है, किसी को नहीं पता, लेकिन हमारी बॉडी लड़ रही है, किसी को नहीं पता। जिसकी हालत खराब हो जाती है, जिसकी बॉडी रिएक्ट उस वायरस को किल नहीं कर पाती या उस वायरस को ओवरकम नहीं कर पाती, जी सर। डायग्नोज हो जाता है या डेथ हो जाती है। वरना ज्यादातर लोग रिकवर हो रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं उनको हो रखा है, वो अपना भी ठीक हो गए। हाँ जी सर। अगर आप घर के अच्छे वास्तु में हैं, तो वहां पर किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, बेसिकली हम ब्लैक एनर्जी कुछ नहीं बोलता, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बोलता हूँ। जी सर। जी। अच्छे वास्तु में रहते हैं तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी वहां सर्वाइव ही नहीं कर सकती। ओके सर। अगर आपका मेन डोर ठीक बना होगा ना मैडम, जी सर। कोई किया कराए जितना मर्जी कर ले, कितना मर्जी कर ले, चाहे वो बड़े से बड़ा तांत्रिक हो, जब तक आपका अगर मेन डोर ठीक है, जी सर। होना चाहिए, आपके घर में वो एंटर नहीं कर सकते। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ प्लीज एक एक करके मैं ले रहा हूँ। पहले रेडमी वाले को लेता हूँ, सोनल जी आपको भी लेता हूँ, फिर मैं सोनल जैन जी आपको भी ले रहा हूँ, लेकिन आप हैंड रेज करके रखिएगा बस, क्योंकि वो ऊपर आ जाता फिर। बोलिए सर, रेडमी 8S करके कोई है? हेलो, रेडमी 8S, मैंने किसी एक को अनम्यूट किया है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलो लो, अभी डॉक्टर सोनल जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूं। सोनल जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर रहा हूं आपको। मैडम आप अनम्यूट नहीं हो रहे हैं, क्या बात है? अब हो गया, चलो मैडम पूछिए, डॉक्टर सोनल जैन। सर नमस्कार। नमस्कार मैडम, थोड़ा तेज बोलिए मैडम, आपकी आवाज कम आ रही है। सर आ रही है, आ रही है? बहुत कम आ रही है, बोलिए, मैं कोशिश करता हूँ सुनने की। हेलो, अब आ रही है सर? आ रही है मैडम, कम है लेकिन बोलिए, सुनाई दे रही है। सर ये पूछना चाह रही हूँ मैं कि जैसे लीजिए हमने कोर्स कर लिया, ठीक है, हम किसी का वास्तु करना चाहते हैं। हाँ जी। तो आजकल क्या होता है कि लोग ना घर बना बनाया मतलब बनवाते नहीं है दोबारा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक बात है। तो हम उसमें मतलब रेमेडी करके ही हम उन्हें बता सकते हैं कि आप यहाँ पे ये चीज कर लीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, ठीक तो, बात है। मतलब क्योंकि ना आजकल के टाइम में घर बार बार बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक बात है। तो इस चक्कर में मैं ये पूछना चाह रही थी कि मतलब उसकी रेमेडी भी मिल जाएगी कि बहुत बढ़िया, कर बहुत सकते बढ़िया, हैं? ठीक है, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन क्या है। प्लीज आप म्यूट करो, मैं बताता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? अब ये समझिए, देखिए जैसे कि बच्चा आपका अगर है, तो जब बच्चा छोटा होता है तो आप बच्चे को क्या बोलेंगे कि भाई साहब चोरी करना गलत बात है, झूठ बोलना पाप है। बेशक आप 90% झूठ से ही व्यापार कर रहे हैं अपना, लेकिन बच्चे को संस्कार क्या देंगे कि अच्छे कर्म करने हैं, झूठ नहीं बोलना, सबका भला करना है। चाहे आप डाकू हो या महात्मा हो, कोई भी हो आप, लेकिन अपने बच्चे को हर व्यक्ति अच्छे संस्कार देता है, ठीक है, चाहे बड़ा जाके कुछ भी बने। इसलिए आप चाहे कैसा बनती मकान बनाइए, हम आपको सिर्फ बेसिक पहले बताने का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आपको वायलेशन नहीं पता होगा कि आपने किस किस चीज का वायलेशन किया होगा, और जब तक आपने वायलेशन ही नहीं पता तो उसकी रेमेडी कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे कि अब जो बन गया है उसको कैसे करना है। लेकिन बेस्ट थिंग वो रहती है कि कोशिश कीजिए कि आइडियल हो। जैसे कि हमें सबको पता है कि अगर सर्दी में ठंडा पिएंगे तो गला खराब होगा ही होगा, सबको पता है बात, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, या कोई भी गला खराब होगा दवाई ले लेंगे। तो बेटर ये है कि दवाई लेकर ठीक रहूं, या बेटर ये है कि मैं नेचुरली ठीक रहूं। इसलिए सिखाया जाता है शुरू में कि आइडियल क्या होना चाहिए। मेरा मकसद ये, पहले आइडियल सीख लो, उसके बाद सब लोग कमर्शियल हैं। वो कुछ चीजें क्या होता है, बुरी चीज सिखाई नहीं जाती, अपना आप सीख लेता है इंसान, लेकिन अच्छी चीज सिखाई जाती है। फिर भी हम कमर्शियल आपको एंगल से बताएंगे कि आपने पैसा कैसे कमाना है इस मीडिया से, आप कैसे जो चीज गलत बन गई है उसको कौन सी रेमेडी, तभी तो मैंने इतनी सारी रेमेडी गिनवाई है आपको। जितनी रेमेडी मैं अपनी क्लास में कराता हूँ ना मैडम, अगर मैं रेमेडी अलग अलग से करवानी शुरू कर दूं तो मुझे वास्तव पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैं रेमेडी से इतना पैसा कमा लूं। जितनी तरह की रेमेडी मैं अपने कोर्स में एक छत के नीचे एक कोर्स के अंदर आपको दे देता हूँ ना,
इस हिंदुस्तान में अगर कोई देके दिखा दे तो मैं मान जाऊं। क्रिस्टल से भी, पैरामिड से भी, जियोपैथी से भी, लाल किताब से भी, न्यूमरोलॉजी से भी, फेंगशी से भी, मंत्र से भी, यंत्र से भी, दान से भी, कोई नहीं देगा। मुझे पता है ना कौन सी रेमेडी किस पर्पज से कहां पर सटीक काम करेगी, तो इसमें मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो ये आपका सब कुछ सिखाया जाता है उसमें। आगे है आपका, एक मिनट, सिंह साहब हैं कोई, अपने आप को म्यूट करते जाइएगा जिसका क्वेश्चन हो जाए। और कोर्स की किसी को डिटेल चाहिए तो सब आप कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, या तो मुझसे जुड़े हैं, किसी के थ्रू जुड़े हैं, तो जैसे भी आप जुड़े हैं तो आपको जहां से इंफॉर्मेशन मिली है कि ये हमारी डेमो क्लास हो रही है, तो वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, चाहे मेरे फेसबुक से है या हमारे साथ कुछ लोग एसोसिएट हैं जो हमारे पार्टनर हैं या हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, अगर आप उनके थ्रू आए तो वहीं से आपको कब कोर्स हो रहा है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। और फीस हमारी बहुत नॉमिनल रहती है, हम बहुत बड़ा, ना तो हम ब्रांड है ना अपने आप को समझते हैं, और हम चाहते हैं कि एक नॉमिनल अमाउंट में एक अच्छी नॉलेज पास ऑन हो जाए, बस हमारा ध्येय रहता है। पैसा तो खैर ईश्वर की कृपा है, कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। ठीक है, तो कोर्स का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, फीस क्या रहेगी, कब कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो आप आज जिस माध्यम से जुड़े हैं उसी माध्यम से आपको आप तक कन्वे हो जाएगा, चाहे वो मेरे थ्रू आप जुड़े हैं, मेरे फेसबुक से, मेरे व्हाट्सएप से, मेरे ग्रुप से, या कहीं और से, जैसे भी जुड़े हैं वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बोलिए सर, एक मिनट, मैंने किसी को अनम्यूट किया है क्या? ये एक मिनट। नागेश जी, ऋतु बात कर रही हूँ। हाँ जी ऋतु जी बोलिए। नागेश जी, जैसे ना मुझे ये क्या कहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती और ना बहुत इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ जी। तो क्या जैसे आपने उसको बहुत कनेक्ट किया है वास्तु को और वैदिक एस्ट्रोलॉजी को, तो क्या ये मेरे लिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ वास्तु में, और मैंने शायद आपसे पहले बात भी करी थी एक बार फोन पर। बिल्कुल बात करी आपने, तो क्या ये मैं सीख पाऊंगी इसको बिना वैदिक एस्ट्रोलॉजी के? बस मैं समझ गया, आप मुझे हिंट दीजिए क्योंकि इतना टाइम हो गया ना पढ़ाते पढ़ाते, मुझे पता होता है एक वर्ड आप बोलेंगे, मुझे पता है आपका पूरा क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैं पहले बोल रहा हूँ कि बिना ज्योतिष के वास्तु नहीं होगा। राइट। ठीक है, पहली बात मेरी वर्डिंग ये रहती है। अब मेरा मकसद ये नहीं, मैं तो आपको एस्ट्रो वास्तु नहीं सिखा रहा जिसके लिए आपको एस्ट्रोलॉजी में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन जितना ज्ञान आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का चाहिए, अगर वो आपको नहीं आता तो मैं आपको पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान देता हूँ, या आपको अलग से बुला कर दूं, या आपको बोलूं कि वास्तु जिस दिन क्लास होगी आप आधा एक घंटा पहले आएंगे। लेकिन अगर आपको मैं उतना एस्ट्रोलॉजी सिखा देता हूँ जितनी वास्तु में जरूरत है। राइट सर। क्योंकि जब आपने कमिटमेंट दिखा दी ना, जब आपने फीस दे दी या आप आ गए मेरे पास, तो ये ड्यूटी मेरी है, मैं कैसे आपको सिखाऊंगा। आप संग्रह कर दिया, आप छोड़ दी। थैंक यू नागेश जी। आपने संग्रह कर दिया गुरु के लिए, अब गुरु सोचेगा कैसे सिखाना है। राइट सर। ठीक है, तो पहले ज्योतिष सिखाया जाएगा आपको उतना जितनी कि आपको वास्तु में जरूरत पड़ेगी। थैंक यू सो मच। एक एक करके अनम्यूट भी अपने आप को, मतलब मैं कर रहा हूँ जिसका। हाँ जी बोलिए सर। पवन 55 है कोई? Yes. Hi Nagesh ji. Thank you so much for enlightening all of us for understanding about the Vastu. It was really a wonderful session, though it was the demo, but I think we understand what is going to happen in the Vastu and how much this can be helpful in everybody's life. Yes, sir, my question is in terms of we have seen the Losu in the numerology. Yes, please. And we also heard that with Losu, we can also do the Vastu remedies and Vastu ka entire understanding. Is it possible to have without checking anybody's house, that with the Losu everything can be understand? समझ गया क्वेश्चन आपका, समझ गया। Yes, sir. Yeah, thank you. तो आप उल्टा चलने की कोशिश कर रहे हो। वास्तु पहले है, क्योंकि आप न्यूमरोलॉजी से वास्तु करना चाह रहे हो। जब तक आपको वास्तु की नॉलेज नहीं होगी, कैसे आप न्यूमरोलॉजी से वास्तु कर लोगे? नहीं कर सकते। सबसे पहले वास्तु आपको पता होना चाहिए। हाँ, वास्तु अगर आपकी नॉलेज है तो उसको जब हम रेमेडी पर्पस से जाएंगे, आपका जो नंबर नहीं है, तो कई बार हमें चीजें क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि साउथ वेस्ट इज वर्स्ट डायरेक्शन। आपको पता है, मान के चलते हैं कि साउथ वेस्ट इज नॉट ए गुड डायरेक्शन, लेकिन अगर नंबर्स में कई बार हमें क्लू मिलता है कि अगर बार नंबर की फ्रीक्वेंसी वो आ रही है, नंबर आपका वो स्ट्रॉन्ग है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी या डेस्टिनी नंबर में है, कुछ एरो आपके जो बनते हैं उन एरो में वो रोल प्ले कर रहा है साउथ वेस्ट, तो आपको सूट करेगा। तो जितनी तरह की साइंसेस आप जानते हैं उसको लगाना है, लेकिन कब लगाना है? जब आप वास्तु को जानते हैं, तब जाके आप न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट कर पाएंगे।
अगर आप ये सोचे कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी पढ़कर आप वास्तु को कनेक्ट कर देंगे तो गलत सोच है। पहले आपको वास्तु सीखना पड़ेगा, फिर वास्तु सीखने के बाद अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तब आप सोचेंगे मैं जो मेरी साइंस मैंने सीखी थी न्यूमरोलॉजी उसको मैं वास्तु से कैसे करूंगा। ठीक है, और इस तरफ आपका मेन डोर होगा। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी से पता लग जाता है कि आपका जो घर का मेन डोर है या आपके बेडरूम का जो मेन डोर है, मैं अगर 50 लोग मेरे को बोलेंगे तो 40 लोगों को मैं ठीक बता दूंगा, नहीं बैठेगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ से मेन डोर कहां। ठीक है, तो ये सब चीजें, कुछ चीजें में जो रेमेडी है या जो फॉल्ट है, कभी न्यूमरोलॉजी से नजर आता है, कभी ज्योतिष से नजर आता है, कभी एस्ट्रोलॉजी से नजर आता है, कभी वास्तु से नजर आता है। ठीक है, तो जितनी सारी साइंसेस लगाएंगे, सिखाएंगे कैसे कनेक्ट करना होता है। हरे कृष्णा सर। यस प्लीज। हरे कृष्णा सर, दिस इज डॉक्टर सुंदरानी कॉलिंग फ्रॉम लखनऊ। यस प्लीज, बोलिए। आई एम अ कैंसर केयर एडवाइजर ओके in SGPGI, and a very good session, a really excellent knowledge you have. Congratulations. Thank you. Sir, one confusion which I wanted to understand from you, कि usually हम कहते हैं कि वास्तु वास्तव में होता है डेफिनेटली, बट सर हमने देखा कि जीवन में वो आपने बताया दशा का वो थोड़ा क्लियर हुआ कि उसी मकान में आदमी आता है, उसी में वो अमीर बन जाता है धीरे धीरे करके गरीब से, और उसी में गरीब हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा क्वेश्चन सर, एक दूसरा सर, एक बिल्डिंग में सेम मेन डोर है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से लेकर 18 फ्लोर तक सेम मेन डोर है, बट सबके अपने डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कोई अमीर है, कोई बहुत कर्जे में है। तो आपने बोला मेन डोर ही डिसाइड कर लेता है एनर्जी, तो उस पर थोड़ा सा सर प्लीज इफ यू कैन गिव। अच्छा, वो मैं बताने भूल गया, सिर्फ मैं मेन डोर बताकर भूल गया था, आपने अच्छा किया याद दिलाया। मैं 3 चीजें बताई थी जो मेन होती हैं। एक मेन डोर है, एक आपकी किचन है, और एक आपका रूम का, आपके प्लॉट का या कवर्ड एरिया का ब्रह्मस्थान है। ये 3 चीज अगर आपकी ठीक है तो 70-80% वास्तु को करेक्ट है। 3 चीज, उसमें मैं एक ही बताई थी आपको, 2 नहीं बताई। तो मेन डोर, ब्रह्मस्थान, और सर तीसरा ब्रह्मस्थान आपका, एक किचन आपकी, और एक आपका मेन डोर। अगर ये 3 चीज ठीक है, दैट मींस यू आर 70 to 80% वास्तु, योर वास्तु इज करेक्ट। जो आपने बात की है, अब आप मेरी अगर लैंग्वेज सुनेंगे तो मैंने क्या बोला, मैं कोई भी क्लास बिना ज्योतिष के नहीं करता। वास्तु अधूरा है बिना ज्योतिष के, ये मेरी वर्डिंग है ना सर। तो यही वर्डिंग है, जब हम वास्तु की बात करते हैं तो दशाएं भी तो चेक करेंगे। दूसरा एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर आप मान लीजिए दशाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बोला एक चीज बताई थी ना कि जिस सुख की अनुभूति, जिस सुख के लिए, जो सुख आपको एक्चुअल में सुख चाहिए, वो सुख तब तक आप अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक कि एक आप अच्छे वास्तु के में अपना जो निर्वाह है या रहन सहन नहीं करेंगे, तब तक वो फीलिंग नहीं है। पैसा आ रहा है ठीक है, लेकिन क्या वो शांति आ रही है जो चाहिए, जिसके लिए पैसा कमाया है आपने, शांति मिली है, वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक वास्तु करेक्ट नहीं हो। इसी तरह से वाइस वर्सा मैंने बताया कि बहुत गलत दशा चल रही है, लेकिन अगर वास्तु अच्छा है तो वो पीरियड ना निकल जाएगा, वो उतना इंपैक्ट छोड़कर नहीं जाएगा। बेशक फाइनेंशियली डेंट मार दे आपको, वो डेंट फिर भी कवर हो जाएगा, लेकिन जो डेंट दिल और दिमाग और सोल पर लगता है ना, वो डेंट कभी नहीं जाता। तो एटलीस्ट वो डेंट आपको नहीं पड़ने वाला अगर आप एक अच्छे वास्तु में रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब है इसका। और दूसरा फ्लैट वाला सर, सारे फ्लैट के मेन डोर एक ही तरफ है। हाँ सर, दशाएं तो सबकी अलग चल रही हैं। दूसरा कलर कॉम्बिनेशन बहुत लोगों के अलग होते हैं। दूसरा तीसरी चीज, जो चीज हम अंदर प्लेस करते हैं, चाहे पेंटिंग लगा रखी है, चाहे हमने अपने सोफा कहीं रखे हुए हैं, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। फिक्स स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अलग होंगे। चलो कलर कॉम्बिनेशन भी कुछ हद तक मैं मान सकता हूं सेम हो सकते हैं, सबकी दशाएं अलग चल रही हैं। ठीक है, फिर सबके नाम अलग अलग है। जब मैंने बोला कि जगह की कंपैटिबिलिटी आपसे कैसी है, जगह का नक्षत्र तो एक ही रहेगा, लेकिन सबका नक्षत्र अलग अलग है। किसी को कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, किसी को कौन सी डायरेक्शन सूट करेगी, लेकिन सब रह एक ही डायरेक्शन में रहे। तो यहां से तो तभी तो क्लू मिलता है सर। ये जो लोग कहते थे ना कि वास्तु ही सब कुछ है, ज्योतिष नहीं होता, तो मेरा क्वेश्चन भी किसी 10 साल पहले यही हुआ करता था कि भाई साहब अगर ऐसा कुछ है तो क्यों एक 10 मंजिला 12 मंजिला मकान में सबका एक ही डिजाइन है, या एक ही मकान में रहकर कुछ पीढ़ी प्रोस्पेरिटी जाती है, कुछ बर्बाद हो जाती है। चलो अब तो एक पीढ़ी रहती है, लेकिन पुराने जमाने की बात करें तो 3-3 4-4 पीढ़ी एक ही मकान में रहकर निकल जाती थी। कुछ बड़ा फ्लोरिश करती थी, कुछ सब कुछ बर्बाद कर देती थी।
दशाएं भी तो मैटर करती है ना। जी, थैंक यू सर। ओके, मोस्ट वेलकम। एनीवन? एक एक करके लेंगे सर, क्वेश्चन सबके हैं। सोनल जी अगर आपका हो गया तो हैंड डाउन कर लीजिए, या और भी कोई क्वेश्चन रह गए आपके? एक है अजय कुमार भूटानी जी। ओके, मैं ले रहा हूँ, क्योंकि क्या ना यहाँ पर फिर नजर आता रहेगा मुझे, फिर मुझे ये नहीं समझ आता किसका क्वेश्चन ले लिया किसका नहीं लिया। अरे ये किसका हो गया? हाँ ओके, एक मिनट, एक एक करके कर रहा हूँ सर, ये अनम्यूट आराम से होता है ये। मैं ना आप ही लोगों को सबको अनम्यूट कर रहा हूँ इस टाइम, और ये थोड़ा सा डेकोरम बना के रखना प्लीज। मैंने सबको अनम्यूट किया है, वो प्लीज सब अपने आप को मेरा म्यूट फोन नहीं करिए, उठा रही वो। और एक एक करके कोई क्वेश्चन पूछेगा जिसका मैं नाम लूंगा। सबसे पहले बात कर लेना यार, दिनेश कुमार जी। क्लाइंट बहुत सर हेलो हेल्प करो सर। दिनेश जी। सर म्यूट कर दो सबको सर, आवाज नहीं आ रही, एक एक करके फिर अनम्यूट करना। चलो चलो मैं कर रहा हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अपने आप ही हो जाएंगे सब, लेकिन थोड़ा सा रहता ही है। एक मिनट मैं आपको कर रहा हूँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। बोलिए सर, कोई अनम्यूट हुआ अभी, एक कोई और दूसरा हो गया शायद, नहीं आप ही देखिए। भूटानी जी आपको भी लेता हूँ 1 मिनट जरा पहले। हाँ जी भुवनेश जी, आप अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, क्योंकि पता नहीं बार बार क्लिक करने से अब हुआ जाकर। हाँ जी भुवनेश जी बोलिए सर। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। हाँ, सबसे पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना नॉलेजेबल जो सेशन, मैंने तो वैसे पहले भी हम अटेंड किए हैं आपके सेशन 2-3 बार। बहुत ही जो कॉन्फिडेंस, द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स, दैट इज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। भाई ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मेरा क्वेश्चन ये है कि किचन की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए सर, बेस्ट डायरेक्शन किचन की? सर ये सबको पता है, ये ना जिसको वास्तु नहीं आता ना उसको ही पता है, लेकिन मुझे नहीं पता। रीजन हम बताते हैं। हाँ जी। सबसे बढ़िया है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, यस। अच्छा जी। अच्छा एक वास्तु मैं भूल गया आपको बताना, एक अष्टक वर्ग से भी वास्तु होता है, जो ज्योतिष लोग जानते हैं ना, उसको बता दूं, अष्टक वर्ग से भी वास्तु होता है। इन्होंने किचन पूछा ना, तो मैं पर्टिकुलर आपकी कुंडली को देखकर भी बता सकता हूं कि आपके लिए किचन कहां की बेस्ट रहेगी। इसलिए वास्तु को छोटा मत समझिए, जितनी ज्यादा ज्योतिष की नॉलेज होगी ना, उतना आपका वास्तु समझ लीजिए बड़ा परफेक्ट होता चला जाएगा। एक बार क्या होता है, किचन गलत बनी है, हम कहते हैं साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, लेकिन किचन गलत बनी है, माने जहां वर्स्ट है वहां बनी है आपकी। लेकिन मुझे ध्यान नहीं है कि पता नहीं कौन सी चीज है, तो नंबर्स आपके पास उस तरह के नंबर्स आपके पास वो लेकर आप बैठे हो, या अष्टक वर्ग में कुछ इस तरह की चीजें आपके पास हैं जिससे कि वो दिशा आपको सूट कर रही है किचन के। इट मींस नेम एंड नंबर्स की भी कंपैटिबिलिटी काम करती है सबका। मैंने बताया ना, इस संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो अफेक्ट ना करती है, हर चीज। ठीक है सर, धन्यवाद। सेकंड बेस्ट आपकी नॉर्थ वेस्ट है, मैं सेकंड बेस्ट बताया था। फर्स्ट बेस्ट साउथ ईस्ट, सेकंड बेस्ट इज नॉर्थ वेस्ट। रीजन आपको बता दूंगा क्लास में। लॉजिक के साथ बात करता हूं मैं, कभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछोगे मैं आंसर दूंगा ना, तो लॉजिक है मेरे पास, हवा में तीर नहीं चलाता है कभी। आगे है जी हमारा अजय कुमार भूटानी जी को मैं कर रहा हूँ 1 मिनट। भूटानी जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे आप अभी बता रहे हैं कि वास्तु और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। हाँ जी। तो वास्तु जैसे वही दिशाओं का है, लेकिन ज्योतिष में ना कई सारी विद्याएं हैं। जैसे कोई लगन को मेन मानता है, कोई चंद्र कुंडली को मेन मानता है, कोई केपी को मेन मानता है। तो मतलब आपके अपने प्रैक्टिस के हिसाब से कंपैटिबिलिटी कैसे देखी जाए, मतलब कि किस कुंडली को मेन करके देखा जाए? समझ गया। पहली बात तो ये समझिए सर, जो लोग केपी को नाड़ी को लाकर किसी को भी मानते हैं, उनका वजूद कब से आया है। अब अगर आप पाकिस्तान बोले जी मेरा तो मैं तो पता नहीं कब से हूं, तो वजूद कब से है उसका, अपना इंडिविजुअल वजूद कब से है? क्या 45 से पहले उसका वजूद था क्या कुछ? अगर वो बोले नहीं तो मैं तो 500 साल पुराना हूं, तो कौन माने, कोई मानेगा इस बात को? तो ये जब केपी है, नाड़ी है या लाल किताब है, ये ज्योतिष की एप्लीकेशन है, ज्योतिष की ब्रांचेस हैं, लेकिन हमारी वैदिक ज्योतिष ही मेन ज्योतिष है।
सबसे पहले लगन कुंडली मेन है। हाँ जी, लगन कुंडली। अब उसमें से ही बता देता हूँ आपके ज्ञान के लिए, लगन कुंडली और मून चार्ट दोनों का क्राइटेरिया अलग है एनालाइज करने का। लगन मतलब आपका फिजिकल अपीयरेंस, जो एक्चुअल में आपके साथ घटेगा, दैट इज योर लगन चार्ट। मून चार्ट इज व्हाट, जो आपके थॉट में घट गया, वो मून चार्ट से देखते हैं कि मन से कैसा होगा। इंसान दो तरह से करता है किसी व्यक्ति का, मतलब मैं कई बार एग्जांपल बड़े गलत लेता हूं, लेकिन जो मन में आया बोल देता हूं। कोई दुश्मन नजर आया कि जी करता है जान से मार दूं, तो भाई साहब मन में मार दिया आपने उसको। और एक होता है फिजिकली मारना। तो जब कभी भी अगर मूड से ऐसे कोई कॉम्बिनेशन बने हो तो पता नहीं कितनों को मार देते हो। मुंह से बुरा सोच किसी का सोचना वो भी तो गलत है ना। कभी डिप्रेशन होना, सब कुछ शरीर ठीक है आपका लेकिन डिप्रेस हो, पता ही नहीं भाई क्यों है। तो भाई मूड चार्ट लगा के देख लो ना, दशा कौन सी चल रही है, तभी तो मूड डिप्रेस्ड है लेकिन फिजिकली ठीक है। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन अलग अलग है। तो लेकिन वास्तु में फिजिकल लेवल पे करना है, इसलिए लगन चार्ट को मेन मानते हैं। ठीक है जी, और किसी क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। किसी और क्वेश्चन है? हम 10 मिनट और हैं अभी, ऑनलाइन में रहूंगा अभी क्योंकि 5:30 तक मैं ऑनलाइन हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी का? पूछ सकता है कोई, हैंड रेज कीजिए, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। जितने थे सबके क्वेश्चन मैं आंसर दे चुका हूं, क्योंकि अगर मैं सबको ओपन कर दूंगा ना तो समझ नहीं आएगा किसी को। पवन जी नहीं हुए थे क्या अब तक? एक मिनट मैं देख लेता हूँ। आपका हाथ अभी तक खड़ा है। भुवनेश जी आप हैंड बंद कर लीजिए क्योंकि शायद आपका मैंने क्वेश्चन ले लिया था। राजकुमार मेहता जी, एक मिनट आपको लेता हूँ सर। पहले पवन जी हैं हमारे साथ। हाँ जी पवन जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस सर। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो अपन फ्लैट लेना है, हाँ जी, तो इसके लिए डायरेक्शन कौन सा सूट करता है वैसे इन जनरल? ईस्ट वेस्ट? हाँ ईस्ट वेस्ट जैसे अपन अच्छा मानते हैं। सर मैं बता रहा हूँ, मान लिया आपका फीवर हो रखा है, तो अगर एक चीज आपको लेनी होगी तो क्या लेंगे आप? जनरल चीज, हेडेक है तो क्या लेंगे? क्रॉसिंग है ना, जनरल है ना। कुछ चीज जनरल है, कुछ चीज स्पेसिफिक होती है। जब आप जनरल सवाल पूछते हैं तो जनरल ये है जो भी हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी ये भी सुन लीजिए। जितना भी हमारा नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन है, दैट इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी चीज परचेज करनी है तो इस तरफ की फेसिंग हो, इस तरफ मेन डोर हो, इस तरफ अपना स्लोप हो, वो बढ़िया है इन जनरल। तो आप ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की तरफ कोई भी आप ले सकते हो फ्लैट जो लेना है। थैंक यू। ओके, अब हमारे मेहता जी, राजकुमार मेहता जी। एक मिनट से कर रहा हूं, थोड़ा सा पता नहीं क्यों टाइम लेता है ये। मैं क्लिक करता हूं, उसके थोड़ी देर बाद वो अनम्यूट होता है। मेहता जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपकी डेमो क्लास ने काफी कुछ सिखाया सर, बहुत बढ़िया। चलो सर, थैंक यू। ठीक है, 2-4 लोगों के सर मेरे को मैसेज आ रहे थे, कह रहे शर्म आ रही है घर से बात करते इतने लोगों में। मगर मैं पूछ देता हूँ। हाँ जी, क्लास कितने दिन की और कितने घंटे की क्लास होगी? सर वो अभी आपको बनाऊंगा मैं कोर्स। मेरा देखो, मेरा कभी ना कोई कोर्स ये नहीं है कि अगर मैंने कोई डिजाइन किया, जैसे आप पिछले भी मेरी क्लास कर चुके हो। जब मेरा अगर 2 दिन का कोर्स था और 3-3 घंटे मेरे को पढ़ाना था, तो मैंने रोजाना 4-4 घंटे पढ़ाया है। और जो मेरे से ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं उनको पता है कि अगर 3 महीने का कोई बैच है, लेकिन अगर वो 4 महीने भी लगे, 5 महीने भी लगे, तब तक मेरा कोर्स खत्म नहीं होता, मैं नहीं छोड़ता। कुछ लोग इसमें वो भी जो है ना, जो ऑनलाइन मेरे से वास्तु कर चुके हैं अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, लेकिन वो आप ये हैं, उनसे आप पूछ सकते हो कि 4 दिन का कोर्स था लेकिन 6 दिन मैंने कोर्स पढ़ाया, उसके बाद में भी 2 दिन बाद में क्लास की है। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैंने 4 दिन का कोर्स, ठीक है वो तो फ्रेम बनेगा कि 4 दिन का कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है, इतने से इतने बजे क्लास होगी, तो वो तो डेकोरम है। लेकिन अगर कोर्स मेरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कई बार कोर्स इसलिए पूरा नहीं होता, मान लो कोई ऐसा सज्जन है हमारे बीच में जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है, तो मैं उसको भी जोड़ देता हूँ। कुछ चीज ऐसी है कि बीच में ज्यादा क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं सबके क्वेश्चन क्लियर करता हूँ। ये नहीं कि कोर्स कराना है, मेरा मकसद कोर्स कराना है, पुराना कराने का नहीं कि 5 दिन में कोर्स कराना है, 4 दिन में। बेशक 1 दिन और आगे बढ़ाना पड़ जाएगा, बढ़ा लेंगे, लॉकडाउन में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भी एक सेशन रखता हूँ कि भैया आपने 5 दिन पढ़ा, अब हफ्ते बाद एक क्लास रखेंगे जिसके जो पढ़ा है
जो डाउट्स हैं आपके, उस दिन बैठ के 2 घंटे मैं आपके लिए क्वेश्चन सेशन करूंगा, लाइव आएंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, जो अब तक पढ़ाया आपने नहीं समझ आया दोबारा समझ, और लाइफ लॉन्ग मैं जुड़ा रहता हूँ। 10-10 साल 8-8 साल पहले जो स्टूडेंट पढ़कर गए हैं आज भी मेरे से कनेक्टेड, तो वो तो छोड़ दो, अगर आप कनेक्शन तो रहता है हमेशा। एक सर अब मेरा अपना सर क्वेश्चन है, जैसे आपने वेस्ट की डायरेक्शन वाला, शनि की डायरेक्शन है वेस्ट, हाँ जी, अब यहाँ पर आदमी अगर गलत कमाई करेगा तो वो घर में बच्चों पे इफेक्ट करती है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब उसमें भी सर 8 एंट्री होती है, W1 2 3 4 5 7 8। उसमें मत जाओ ना, अभी बताऊंगा ना, तभी तो बताऊंगा, क्लास में बताऊंगा ना। अब आपको मैंने W1 2 3 आपको तो पता है, अब जिसने वास्तु सुना ही पहले बार हो या वास्तु नहीं पढ़ा हो महावास्तु, तो वो W1 W2 वो तो नहीं समझ पाएगा ना। इसलिए जब मास में कोई मैसेज देना होता है तो वो चीज बताई जाती है जिसको सब रिकॉग्नाइज कर ले। ये नहीं कि सिर्फ 10 लोगों के पल्ले वो चीज पल्ले और 90 लोग। एक पर्सनल अगर आप हो तो मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन कर सकता हूँ? पर्सनल बाद में, पर्सनल 1 to 1। आप तो यार मित्र हैं, कभी भी कर सकते हैं, आपको मना नहीं है, आप तो आधी रात को फोन करो, लेकिन यहाँ ग्रुप में ऐसी चीज जो सबके पल्ले बंधे और सबके काम की। एक मैसेज और मेरे को आया है, वो अपने क्लास में इस टाइम सुन रहे हैं मेरी आवाज, वो कह रहे शर्म आ रही है, 100-50 लोगों में बोल नहीं सकते, ऐसे लिखा उन्होंने। क्यों नहीं बोल सकते यार, बोलो ना, मैं भी तो बोल रहा हूँ यार, मैं भी तो इंसान हूँ, फैमिली की तरह हूँ, एक अच्छा एटमॉस्फेयर को बात कर रहे हैं तो शर्मा रहे हैं वो। चलो तो वो सर को पूछना कि लॉकडाउन हटने के बाद यही 5 दिन का 6 दिन का जो भी कोर्स है, ये आप ऑफलाइन में दे देंगे? ऑफलाइन में भी देता हूं मैं, लेकिन जिस कॉस्ट में अभी ऑनलाइन कोर्स हो रहा है वो समझ लीजिए 1/3 में अभी होगा लगभग। अगर ऑफलाइन होता हूं तो उसके चार्जेस जो भी अभी होंगे 3 टाइम्स होते हैं उसके। वो तो सर ऑफलाइन में कितनी क्लास होगी अपनी? हाँ, इसी कोर्स ऑफलाइन में लॉकडाउन खुलने के बाद अगर यही वाला कोर्स आप रखते हैं तो सर अब इसके 2 तरह के कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म होता है कम से कम 5 दिन का, और अभी ऑनलाइन भी पढ़ाऊंगा तो भी 5 दिन पढ़ाऊंगा, 2 से 3 क्लास होगी डेली, एक रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन कवर होगा उसमें सिर्फ। जी सर, ठीक है, उसके बाद फिर एडवांस करेंगे, एडवांस की डिटेल आगे बता दी जाएंगे। जी सर, जी थैंक यू सर। हाँ जी, एक और क्वेश्चन किसका है? वीवो वीवो जी बोलिए। हेलो नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। हाँ, मेरा नाम अनुभूति प्रसाद है। हाँ जी मैम। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि अगर एक प्रॉपर्टी मोर देन 2 पीपल के नाम है, हाँ जी, जैसे एक घर लिया और जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं लिया मान लीजिए अपने नाम, तो उसमें उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ईस्ट या वेस्ट, अगर दोनों का अलग आ रहा हो तो दरवाजा कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी डायरेक्शन का लिया जाए? देखिए कुछ मैं इसके आप जो आपने पूछा इससे आगे की बात बता देता हूँ आपको। केवल क्या होता है, हम ये बोलते हैं वास्तु में एक रूल, एक नियम और है कि जो भी वास्तु का फॉल डाउन करते हैं उसका मैक्सिमम इफेक्ट उस घर के मालिक को आता है। ये रूल है वास्तु का। अगर कोई फॉल्ट हमने किया है तो मैक्सिमम रिजल्ट उसके हेड ऑफ द फैमिली को आता है। अब ये समझ में आता है हेड ऑफ द फैमिली है कौन है। सबसे पहले डिसाइड कौन करेगा कि हेड ऑफ द फैमिली कौन है। तो हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? हेड ऑफ द फैमिली एक तरह से 2 तरह से काउंट करते हैं। उस 2 में भी जो मैं मानता हूं वो एक प्रोमिनेंट है, एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कौन? जिसकी वजह से घर का चूल्हा जल रहा है वो व्यक्ति हेड ऑफ द फैमिली। अगर वो दोनों की कमाई से घर चल रहा है तो 2 हेड ऑफ द फैमिली उस केस में आते हैं। लेकिन एक सिनेरियो एक ऐसा हो सकता है, मान लीजिए किसी के नाम से मकान है और कमा के कोई ला रहा है, मान लीजिए वाइफ हाउस वाइफ है लेकिन मकान उसके नाम से है और अर्निंग जो है वो हस्बैंड है, तो उस वक्त में दोनों हेड ऑफ द फैमिली है, लेकिन मेन जो हेड ऑफ द फैमिली काउंट होगा वो जो अर्निंग कर जिसकी वजह से रोज घर का चूल्हा जलता है वो हेड ऑफ द फैमिली। ठीक, तो अभी आपके केस में भी हम ये देखेंगे एटलीस्ट किसी एक के कंपैटिबल तो हो दशा। जब दोनों पार्टनर हैं, जब हम कंपैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ की, तो वो भी तो हम ये देखते हैं कि सेम वक्त में सेम बुरी दशा दोनों में से दोनों की ना आए। अगर एक की ठीक आ रही तो एक की खराब आई। जब हम कंपैटिबिलिटी जो हमारा तरीका होता है ना मैचिंग करने का, जब हम वर वधू का मैचिंग करते हैं तो ट्रेडिशनल से तो करते हैं जो करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी जाकर करते हैं। क्या करते हैं, मैं जो पर्सनल लेवल पर देखता हूं कि कोशिश ये करो ऐसे बच्चों की शादी कराओ कि जिसमें दोनों की दशाएं इकट्ठी खराब ना हो। अगर एक ही खराब है एक भी ठीक है तो दोनों की डेस्टिनी जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ही जिसकी अच्छी है वो उसको निकाल के ले जाता है उस दशा से।
अब दोनों भी खराब आ जाएगी तो आपको पता ही फिर क्या होगा। तो उस केस में दोनों को लेते हैं, एटलीस्ट दोनों में से किसी एक की तो पकड़ेंगे दिशा की, हाँ इसके हिसाब से दिशा ये वाली होनी चाहिए, किसी एक को पकड़ेंगे। ठीक है, आगे भुवनेश जी आपका हो गया था क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन किसी का है? रेडमी आपका भी हो चुका है, कोई और किसी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, वरना तो टाइम हमारा हो गया है। बजाज साहब लाइन पर हैं, चले गए हैं? बजाज साहब हाथ खड़ा करें अगर हैं तो। बजाज साहब शायद चले गए हमारे। नीरू जी आप चले गए हैं? नीरू जी हैं, ठीक है। मैं नीरू जी आपको लास्ट कमेंट के लिए दे रहा हूं, आप सबका थैंक्स बोल दें। नीरू जी हमारी बहुत अच्छी मित्र हैं और हमारे एक फॉर्म है एस्ट्रो गैलेक्सी, एक कॉन्सेप्ट है हमारा या एक मिशन है हमारा, कॉन्सेप्ट तो नहीं बोलेंगे, एक मिशन है हमारा सबको साथ लेके चलने का। तो नीरू जी, बजाज साहब, हम हमारे साथ हैं, या मैं ये बोलूंगा कि मैं इन लोगों के साथ हूं, मुझे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए हमारे साथ हैं, क्योंकि ये दोनों ही बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और हम तीनों मिलकर एक कुछ इस ज्योतिष वर्ल्ड के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। तो नीरू जी आपके कमेंट के साथ मैं करूंगा। अच्छा, अभी भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आपका नंबर, मेरा नंबर आपके पास होगा, कहीं ना कहीं से सब कनेक्ट है। यूट्यूब पर मैं हूं या फेसबुक पर मैं हूं या गूगल पर मैं हूं, आप डॉक्टर नागेश तनवर टाइप करेंगे तो मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कोई क्वेश्चन पूछना है, वैसे तो नंबर सबके पास होगा, नहीं है तो आपको फोन करके इंडिविजुअल लेवल पर भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी मना ही नहीं है किसी के लिए। तो नीरू जी मैं आपको कर रहा हूँ और लास्ट कमेंट आप कर हम क्लोज करेंगे इसको। नीरू जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोगों ने बहुत सीरियसली इस चीज को सुना, एंड डेफिनेटली इट्स अ ब्लेसिंग कि नागेश जी को सुनना, मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं उनको जानती हूँ इसलिए उनकी तारीफ कर रही हूँ, बट जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं वो उनके एक बार स्टूडेंट बनने के बाद उनके साथ तहा जिंदगी जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब भी सर पढ़ाते हैं वो बहुत ही इमोशनल लेवल पे, इसे कह लीजिए मतलब कमर्शियल एंगल नहीं रहता, बहुत ही उनका मन होता है कि मैं अपना जितना ज्ञान है मतलब वो मैं पूरा का पूरा उड़ेल दूं, और जब स्टूडेंट्स इसको लेने में इंटरेस्ट लेते हैं तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जो क्लास 2 घंटे की होती है उसको एटलीस्ट वो 3-3.5 घंटे कब खिंच जाते हैं किसी को भी नहीं पता चलता। एवरीबडी एंजॉयज इट, एंड मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप लोग जब इस कोर्स को करेंगे तो आप लोगों की बहुत सारी ऐसी क्वेरीज क्लियर होंगी जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि इतनी आसानी से हम वास्तु को समझ सकते हैं अगर एक अच्छा गुरु हमारे पास अवेलेबल है तो कंप्लीटली आप लोग बहुत लकी हैं। और जो भी कोर्स अभी लॉकडाउन में होगा इट्स गोइंग टू बी वेरी रीजनेबल, आप लोग उसको करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अच्छे मन से एक अच्छे गुरु के साथ पढ़ लें तो मुझे नहीं लगता कि एक हवा है। पहले मेरे लिए था, अब तो मेरे लिए एक्चुअली इट्स लाइक अ गेम, आई एंजॉय डूइंग इट बिकॉज मैंने नागेश सीखा है, मेरे इतने अच्छे गुरु हैं, आप सभी के भी वो गुरु हैं, तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली इसको कीजिएगा। हमारी कंपनी है एस्ट्रो गैलेक्सी कार्ड, जहां पे जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं यूजर्स से कनेक्ट करने का, और यूजर्स को कनेक्ट करते हैं हम आपके कंसल्टेंट्स के साथ। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं मैं नहीं करता, मैंने सिर्फ बलदेव जी को अभी अनम्यूट किया। बलदेव जी मेरे वन ऑफ द सीनियर पर्सन है, मतलब मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, बलदेव जी की, मतलब ये मेरा बड़ा मजाक करते हैं, मैंने भी बहुत कुछ इनसे सीखा है, इनकी ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा रहती है, और ये कई सारे कोर्स मुझसे कर चुके हैं और अपनी एज के बारे में और थोड़ा सा ये बताएंगे कि भाई मतलब ब्लेसिंग हम सबको दे। बलदेव जी। बिल्कुल। बलदेव जी। नमस्कार सर। नमस्कार बलदेव जी, कैसे हैं सर जी? बढ़िया। बलदेव जी अपनी उम्र क्या है अपनी? वैसे तो बच्चे हो आप अभी। 72 सर। 72। ये आप मेरे ना मतलब सेकंड नंबर पर आते हो। मेरा सबसे ओल्डेस्ट स्टूडेंट जो है एज वाइज, वैसे तो वो भी आज के डेट में बच्चा ही है, 79 ईयर का मेरा स्टूडेंट था। तो जो मेरी भतीजी मैंने दिखाई थी ना शुरू में आई थी, तो देख के बड़ा हंसी थी कि मैंने बोला ना ये मेरे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट है मेरे, तो बोली कि इतने बुजुर्ग आपके स्टूडेंट हैं। तो 79 का मेरा स्टूडेंट था जिसको मैंने ज्योतिष वास्तु पढ़ाया था। हम तो 75 को भी 2-3 में पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद बलदेव जी आपका नंबर आता है 72, 73। तो सर हम आपको इतनी एज के लोग पढ़ते हैं उससे। टीचर नहीं लेते, हम आपको मेंटर लेते हैं। ठीक है। तो आप तो जादूगर हो, जादूगर। अरे नहीं सर, आप लोगों की कृपा है और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है अभी आप दिल से जुड़ जाते हो तो लोग
खुश हो जाते हैं। दो तो दिल से दो ना, क्या दर्द देना यार, दो दिल से दो। फिर हमारा है क्या, गुरु ने दिया है, देकर नहीं जाएंगे तो मैं गुरु का ऋण लेके चला जाऊंगा धरती से। भाई ऋण नहीं लेके जाना, जो गुरु ने दिया है आशीर्वाद वो बांट के चले जाना है बस। आज के 100 में से कम मेरे ख्याल 10-12 लोग मेरे होंगे। अच्छा मेरे मित्र जो हैं, मेरे मित्र आपके मित्र हो गए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक ठीक है जी, थैंक यू। आपने 2 घंटे सुना, बड़ा पेशेंसली सुना, बहुत अच्छी आगे मुझे ऑडियंस मिली, क्योंकि जितने पेशेंस के आपने सुना और 100 के 100 बंदे एंड तक रहे, तो ये भगवान की कृपा है। और आप सभी का धन्यवाद। कोर्स करने आते हैं तो जुड़े रहेंगे, वैसे भी अगर नहीं भी करने आते, किसी को क्वेरी है आज जो ज्वाइन है मेरे साथ, तो वो कभी भी मेरे से कोई भी क्वेश्चन, पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकता है, आप फ्री हैं। ठीक है जी, सभी को गुड बाय, फिर मिलते हैं एक नए जोश के साथ, एक नए डेमो के साथ। थैंक यू।